नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, अब तक हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी के लेक्चर में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और हम लोगों ने मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन देखा था। आज हम लोग देखेंगे सैलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सैलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग इसमें जानेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल फीचर शो करता है तो उसकी जगह पर एक यूनिटरी फीचर भी शो करता है। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक क्वासी फेडरल है। ठीक, इस कहा जा सकता है। ठीक है, और बोला जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल फीचर और भी रीज़न से नहीं है। किस वजह से नहीं है? क्योंकि देखिए, एग्जांपल दिया जाता है यूएसए का। वहाँ पर यूएसए में सारे स्टेट जो थे वो साथ में मिलकर आए और एक यूनाइटेड स्टेट्स का फॉर्मेशन किया, जबकि हमारे इंडिया में एक यूनियन पहले से मौजूद था। तो उसके अंदर डिफरेंट प्रोविंसेस थे, वो सब क्या कहते हैं, उनको यूनियन में मिला दिया गया, तो यूनियन ऑफ स्टेट बोला जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये सब कि फीचर्स ऑफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से। सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चैप्टर 3 फ्रॉम इंडियन पॉलिटी, लक्ष्मीकांत। ओके, देखिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए स्टडी ग्लोज लाया है बहुत ही अच्छे स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी तैयारी में एस कर सकते हैं और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में अपनी क्या कहते हैं तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। और इसके लिए आपको करना क्या है, कुछ करना नहीं है, आपको बस जाना है इस ऐप पर, डाउनलोड करना है इस ऐप को, और जो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगा। और क्या कहते हैं, अगर कोई क्वेरी है तो आप इस क्वेरी में डील कर सकते हैं। इसके साथ इनके बहुत सारे कोर्सेज भी चलते हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट के कोर्सेज चलते हैं, हेल्थ के कोर्सेज चलते हैं, मेमोरी ट्रेनिंग भी चलती है। ठीक है, और पर्सनालिटी ग्रोथ के कुछ कोर्सेज भी चलते हैं। एनसीईआरटी के इनके बहुत अच्छे लेक्चर भी चल रहे हैं, तो आप इनको अवेल कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे ले जाइए और सिलेक्शन लीजिए। अगर आपको क्या कहते हैं करना कुछ नहीं है, आपको इस कोर्स को खरीदने से पहले अनुराग यूज़ करना है कोड के रूप में, और आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, चलिए अवेल कर दिए कोर्स को, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सैलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, तो हम लोग को डिस्कस करना है कैसे। देखिए, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो बहुत सारे क्या कहते हैं, उसमें एक यूनिक कंटेंट और स्पिरिट शो करता है। ठीक है, कैसे? देखिए, सिंस हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है डिफरेंट जगहों से कहते हैं बोरो किया गया है। ठीक, वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। इवन हमारा जो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उससे भी हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें क्या कहते हैं बोरो की है, मतलब कि इसमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनेबल की है। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि यूनिक है कंटेंट इसका, और स्पिरिट भी इसकी यूनिक है एक तरह से। ठीक, ये बोला जाता है। ओके, अच्छा, ये भी बोला जाता है कि ओरिजिनल फीचर्स जो थे, ये भी नोटेड किया जाता है कि आउटसेट दैट ए नंबर ऑफ ओरिजिनल फीचर, जितने भी कुछ ओरिजिनल फीचर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 1949 में अडॉप्ट किए गए थे 26 नवंबर, ठीक है, हैज़ अंडरगॉन ए सब्सटेंशियल चेंज ऑन द अकाउंट ऑफ सेवरल अमेंडमेंट। बहुत सारे अमेंडमेंट हुए। ठीक, जैसे 7th अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा था 1956। ठीक है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उस समय हुआ था। ठीक, उसके बाद जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। ठीक, जिसको आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं आज के समय में, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, और ये आपका इमरजेंसी के समय हुआ था। उसके बाद 44th हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 73rd एंड 74 पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है। 97 जो है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। तो ये सब क्या कहते हैं आपके अमेंडमेंट हुए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके क्या कहते हैं उसको कुछ बदलाव किए गए हैं। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, अभी मैं उसको सैलिएंट फीचर में पढ़ाऊंगा, लेकिन दिमाग में रखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, उसको आप कहते हैं बदल नहीं सकते, लेकिन उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। ये आया था आपका केशवानंद भारती केस 1973 से। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है। हाउएवर इन केशवानंद भारती केस 1973 द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 डज नॉट इनेबल टू अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब कि जो आर्टिकल 368 है, जिसमें ये बोला जाता है कि आप अमेंडमेंट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेशल मेजॉरिटी के साथ, उसमें ये नहीं बोला जा सकता कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को ही बदल दें कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, उसमें पार्लियामेंट कोई पावर नहीं दी जाती कि आप क्या कहते हैं इसकी बेसिस पे बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो बदल दें। ठीक है,
आप उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक, चलिए ये इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा, ये मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं हमारे क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको ज़रा जान लेते हैं। देखिए पहली बात तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ज़रा थिंक कीजिए। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग इस समय प्रेजेंटली जो हैं लगभग 465 आर्टिकल हैं। 465 आर्टिकल, लगभग 25 पार्ट और 12 शेड्यूल हैं। इनिशियली ये 8 शेड्यूल हुआ करते थे। ठीक है, तो ज़रा सोचिए कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा है तो इसको बोला जाएगा एक लेंदियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी रिटन में है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बोला जाएगा। ओके, चलिए तो पहला पॉइंट यही हो गया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंदियस्ट है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। पहली बात तो अब रिटन में क्यों बोल रहा हूँ, देखिए ब्रिटेन यूके में क्या कहते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है, इसलिए हमको बोलना पड़ता है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा और लेंदियस्ट है, क्योंकि हमने बहुत सारी जगह से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बोरो किया है। इवन 1935 का जो आप कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वो भी काफ़ी लेंदी था, उसमें भी बहुत सारे पार्ट्स थे। आप उसको देखिए तो पता लगेगा, उसको मैंने पढ़ाया है, लेकिन यूपीएससी प्रिसाइज मटेरियल से पढ़ाया है उसको। ठीक है, ओके, देखिए पहला पॉइंट इसमें क्या कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सच एज दैट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन सच एज यूनाइटेड किंगडम कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्या कहते हैं इसलिए लिखा जाता है कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पे एग्जिस्ट करता है। देखिए यूनाइटेड किंगडम में एग्जिस्ट कर रहा है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, और यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है यूएसए का, वो आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ का है, तो अगर उसमें यूएसए है तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर। इंडिया में भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन यूके में आपका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। ठीक है, विच हैपन्स टू बी अ लेंदियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा लेंदियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। ठीक है, इट इज़ अ कॉम्प्रीहेंसिव, इलेबोरेट एंड डिटेल डॉक्यूमेंट। ये कॉम्प्रिहेंसिव भी है, इलेबोरेट भी किया गया अच्छे से, और उसको डिटेल फॉर्म में डॉक्यूमेंट में बनाया भी गया है। तो जिसके द 4 फैक्टर दैट हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दिस एलिफेंटाइन साइज, मतलब कि काफ़ी बड़ा, काफ़ी ह्यूज एलिफेंटाइन साइज का है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। क्या क्या फैक्टर है, देखिए पहली बात तो जोग्राफिकल फैक्टर है। जोग्राफिकल फैक्टर कैसे, हमारी जो कहते हैं इंडिया है, इंडियन टेरिटोरियल एरिया जो है वो काफ़ी, उसका वास्टनेस काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी दूर तक है। देखिए नॉर्थ से साउथ, वेस्ट से ईस्ट, तो कंट्री की डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए बोला गया कि एक फैक्टर तो ये है कि आपका जोग्राफिकल फैक्टर कहते हैं इफेक्ट करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इतना लेंदी बनाने के लिए। दूसरी चीज़ है हिस्टोरिकल फैक्टर। देखिए इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का 1935 का इन्फ्लुएंस है इस पर, तो इसलिए हिस्टोरिकल फैक्टर भी बोला गया। तीसरा ये बोला गया कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट। अब इसका क्या मतलब है, देखिए पहली बात तो आप जान लीजिए कि यूएसए जो है ना, यूएसए में क्या हुआ था कि सारे स्टेट आके एक दूसरे के साथ मिल के एक क्या कहते हैं साइन किए थे डॉक्यूमेंट को कि एक देश बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे कंट्री देश मतलब आए स्टेट ऐसे मिले आपस में क्या कि चलो एक देश बनाते हैं, टेक्सास सभी ने मिलके, तो उसको बोला गया यूएसए। लेकिन उन्होंने ये बोला कि देखिए हर स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन सेंटर का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा जिसे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। लेकिन इंडिया में जब बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो इंडिया में पहले से एक देश मौजूद था। ठीक है, एक देश पहले से मौजूद था। जब इंडिया में एक देश पहले से मौजूद था तो उसके अंदर जितने भी प्रोविंसेस थे वो क्या कहते हैं इंडिया के अंदर बस इंसर्ट कर दिए जाने थे। तो इसीलिए बोला गया यूनियन ऑफ स्टेट है, हमारा देश एक यूनियन है। यूनियन ऑफ स्टेट मतलब कि हमारे देश में सारे देश जो हैं, सारी जो प्रोविंसेस हैं मिल के रह रही हैं, यूनियन ऑफ स्टेट बोला जाता है। ठीक है, और ये स्टेट जो है ना, ये क्या कहते हैं मतलब कि मतलब कि डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते यूनियन से, समझे। तो ये क्या बोला गया कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन यूज़ होगा बोथ सेंटर और स्टेट के लिए हमारे देश में, इंडिया में। ठीक है, जबकि यूएसए में डुअल कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, एक स्टेट का चलता है और एक क्या कहते हैं खुद पूरी कंट्री का चलता है। ठीक है, तो डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज। ठीक है, डोमिनेंस ऑफ बहुत सारे लीगल ल्यूमिनरीज हैं, उनका डोमिनेंस है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारा जो 4 फैक्टर है ये डिफाइन कर रहा है कि कितना लेंदियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का। ओके, अच्छा ओरिजिनली 1949 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल थे। अच्छा मैंने बताया नहीं क्या, देखिए 395 आर्टिकल थे और 22 पार्ट में डिवाइडेड था, जबकि 8 शेड्यूल थे उसमें।
जब 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था, ठीक है। और अभी कितने हैं, अभी जो हैं 448 लिखा हुआ है, लेकिन 465 हो चुके हैं। 465 आर्टिकल हैं जो कि डिवाइडेड हैं 25 पार्ट और 12 शेड्यूल में, ठीक है। 25 पार्ट और 12 शेड्यूल में डिवाइड हो चुके हैं। ओके, अगला पॉइंट है, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये लेंथीएस्ट क्यों है। अब बात करते हैं कि ये दूसरा फीचर इसका है कि इसको जो है बहुत सारे सोर्सेज से गैदर किया गया है, बहुत सारे सोर्सेज से लिया गया है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। तो इट इज़ बोरोड मोस्ट ऑफ इट्स प्रोविजंस फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस अदर कंट्रीज एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर प्राउडली डिक्लेयर करते हैं दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वॉज ड्राफ्टेड आफ्टर रैंसैकिंग ऑल नोन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से खोजबीन करके बनाया गया है, दुनिया के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से, हाँ। या फिर उसके बाद बोलते हैं द स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैवली इन्फ्लुएंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चरल एलिमेंट है ना, वो हैवली इन्फ्लुएंस हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, ठीक। और जो फिलोसफिकल सेक्शन है वो आप जो जिसमें फंडामेंटल राइट आ जाता है, DPSP आ जाता है, वो अमेरिकन और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या कहते हैं लिया गया है, ठीक। तो फंडामेंटल राइट आपका कहाँ से लिया गया, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, और हमारा जो DPSP है वो हमारा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो एक चीज़ बताइए, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको कहते हैं बताता हूँ कि फंडामेंटल राइट जो है स्टेट पे एक तरह से चेक करते हैं, चेक लगाते हैं, स्टेट शुड नॉट डू दिस, स्टेट शुड नॉट डू डैट, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। जबकि जो कहते हैं हमारा DPSP है वो वेलफेयर ऑफ द स्टेट के बारे में बात करता है। तो मतलब स्टेट का वहाँ पे रोल इंपॉर्टेंस में है, और यहाँ पर फंडामेंटल राइट में अगर स्टेट कुछ भी क्या कहते हैं किसी सिटीजन के साथ गलत करता है तो सिटीजन के पास ये अधिकार होता है फंडामेंटल राइट में कि वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली रिट फाइल कर सकता है, और क्या कहते हैं किसके खिलाफ, स्टेट के खिलाफ, ठीक है। इवन वो हाई कोर्ट में भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली फंडामेंटल राइट को डील करती है अगर कुछ भी आपका कहते हैं फंडामेंटल राइट का कोई भी वायलेशन हो रहा होगा तब, ठीक। चलिए ठीक है, तो ये मैं बता रहा था कि फिलोसफिकल जो सेक्शन है, जो फंडामेंटल राइट, DPSP जैसे फंडामेंटल एग्जाम्पल के रूप में है, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट लिया गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आपका DPSP लिया गया है। द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, अब देखिए अभी तक हम लोगों ने फिलोसफिकल देखा, स्ट्रक्चरल देखा, अब हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द नोशन ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ये हैविली इन्फ्लुएंस किससे हुआ है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। देखिए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पर देखिए पार्लियामेंट सुप्रीम होता है, ठीक है। वहाँ पर देखिए कहते हैं कैबिनेट होता है, वहीं से हम लोग ने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है। तो कैबिनेट गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बारे में वहाँ पर है। तो हम हमेशा कहेंगे कि पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट है, हम हमेशा कहेंगे कि वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है, ठीक है। ये था हमारा ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अभी मैं आपको एक लिस्ट दूंगा, उस लिस्ट के बेसिस पे आपको पता लग जाएगा कि 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, ब्रिटेन से क्या लिया गया, मतलब यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया गया, USA से क्या लिया गया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, इवन जर्मनी से जो इमरजेंसी ली जाती है जिसको वीमार कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, USSR से क्या लिया गया है, जापान से क्या लिया गया। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। देखिए अदर सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है अभी हम लोग डिस्कस ही कर रहे हैं, ड्रॉन फ्रॉम वेरी सोर्सेज। अदर सेक्शन जैसे अडॉप्टेड फ्रॉम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फॉर्मर USSR मतलब फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान एंड अदर्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैड द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ द मटेरियल सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो इसका मटेरियल सोर्स है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बेसिक मटेरियल सोर्स है, वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किससे हुआ है, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा किसने डाला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने, ठीक है। दिस एक्ट is the source of federal scheme, judiciary, governors, emergency power, public service commissions and majority administrative details. More than half of the provision in the constitution are closely related to the act of 1935, ठीक। तो देख लीजिए 1935 का कितना बड़ा रोल है। Though it is borrowed, since हमारा constitution borrowed है,
द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर मेड श्योर बोरोड फीचर वर मेड सूटेबल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि ऐसे क्या कहते हैं मेजर्स को लेना है, ऐसे प्रोसीजर्स को बोरो करना है जो क्या कहते हैं एक सूटेबल इंडियन कंडीशन के लिए बहुत अच्छे हों, ठीक है। एग्जांपल के रूप में देखिए, दो वी आर बोरोड कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, द कैबिनेट इज़ नॉट ऑल सुप्रीम एज इन द केस ऑफ यूके, ठीक है। देखिए हमारे यहाँ कैबिनेट में जो कैबिनेट होती है वो क्या कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से कुछ मेंबर चुन लिए जाते हैं कैबिनेट में, ठीक है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम में कैबिनेट जो है गवर्नेंस के लिए यूज़ होती है लेकिन वो सुप्रीम नहीं होती वहाँ पर, ठीक है। लेकिन इंडिया में केस अलग है, ठीक। अब बात करते हैं ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी की। देखिए कितना रिजिड है कितना फ्लेक्सिबल है, कि ना ही रिजिड है ना ही फ्लेक्सिबल है, ये देख लेते हैं। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन आज क्लासिफाइड इनटू रिजिड एंड फ्लेक्सिबल मैनर में है। देखिए क्या होता है, एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इज़ वन दैट रिक्वायर ए स्पेशल प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट का प्रोसेस लेना है, तो बहुत ही क्या कहते हैं स्पेशल प्रोसीजर है, उसमें आपको फुल मेंबरशिप चाहिए होती है, मतलब 2/3 ऑफ फुल हाउस मेंबरशिप का वोटिंग चाहिए होता है, ठीक है। तो एक स्पेशल सरकमटेंस वहाँ पे जनरेट होता है, तो इसलिए ये बोला जाता है कि ये एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन भी एक कहते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक। एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, इज़ वन दैट कैन बी अमेंडेड इन द सेम मैनर एज ऑर्डनरी लॉज आर मेड, एज फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक क्या कहते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें ऑर्डनरी लॉज भी और उसमें क्या कहते हैं उसी मैनर में क्या कहते हैं अमेंडमेंट होता है, जिस मैनर में क्या कहते हैं कोई भी लॉ अमेंड किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई स्पेशल ऐसा केस नहीं होता, ऑर्डिनरी लॉ की तरह ही सब क्या कहते हैं आपके अमेंडमेंट हो जाते हैं, तो इसलिए बोला जाता है कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक। जैसे आप क्या कहते हैं इंडिया में आप फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में देख सकते हैं कि जब हम स्टेट की टेरिटोरियल बाउंड्री को या फिर नेम को चेंज कर रहे होते हैं या फिर एरिया को बढ़ा घटा रहे होते हैं, तो उसमें हमको सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है, ठीक है। आप जब आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा इस चीज़ से, जब मैं पढ़ाऊँगा, ठीक। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि इंडिया में आपको दोनों फीचर मिल रहे हैं, इवन आपको स्पेशल मेजॉरिटी का भी केस मिल रहा है और आपको सिंपल मेजॉरिटी का भी मिल रहा है केस, ठीक। तो इसीलिए बोला जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना यूनिक एग्जाम्पल है ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का, ठीक। द कॉन्स्टिट्यूशन में कॉल्ड रिजिड फ्लेक्सिबल ऑन द बेसिस ऑफ अमेंडिंग प्रोसीजर, ये मैंने आपको बता ही दिया आर्टिकल 368 के बारे में। आर्टिकल 368 और एक होता है आपका सिंपल, जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी यूज़ होती है, और आपका सिंपल मेजॉरिटी वाला आपका जिसमें जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज जो इंडिया में अंदर या फिर क्या कहते हैं एरिया ऐसा जो होता है, नेम चेंज करना होता है स्टेट का या फिर क्या कहते हैं एरिया को बढ़ाना घटाना होता है, तो इन सब चीज़ों में आपका सिंपल मेजॉरिटी यूज़ होती है। और इम्पीचमेंट के प्रोसेस में आप देखिए राष्ट्रपति के, उसमें स्पेशल मेजॉरिटी यूज़ होती है, ठीक। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 3 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स रेंजिंग फ्रॉम सिंपल टू मोस्ट डिफिकल्ट प्रोसीजर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ अमेंडमेंट, ठीक है। 3 टाइप के अमेंडमेंट दिखाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी में 2 केस होते हैं, ठीक है, 368 में। चलिए आगे चलते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नाइदर कॉम्प्लेक्स, देखिए मैंने आपको बता दिया इसका मतलब। अब इसका मतलब ये हो गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नाइदर कम्प्लीटली रिजिड है नॉर कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया कि ना ही वो कहते हैं पूरी तरह से रिजिड है और ना ही पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है। आपको एग्जांपल मैं दे चुका कि टेरिटोरियल अगर क्या कहते हैं बाउंड्री को घटाना बढ़ाना होता है तो क्या करते हैं हम, सिंपल मेजॉरिटी यूज़ करते हैं, ठीक है। इवन जब प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट करना होता है तो हम स्पेशल मेजॉरिटी का यूज़ करते हैं, स्पेशल का। तो नाइदर कम्प्लीटली रिजिड है नॉर कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल है, बट मिक्स ऑफ बोथ। आर्टिकल 368 प्रोवाइड 2 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स, 2 तरह के अमेंडमेंट आर्टिकल 368 प्रोवाइड करता है। अमेंडमेंट थ्रू ए स्पेशल मेजॉरिटी, दैट इज देखिए 2/3
मेजॉरिटी ऑफ मेंबर ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, एंड मेजॉरिटी 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, ठीक। यहाँ पे बात क्या कर रहा है कि स्पेशल मेजॉरिटी की बात कर रहा है, तो किसके बोल रहा है कि ईच हाउस की बात कर रहा है, जैसे लोकसभा है और राज्यसभा है, ठीक है। जब हम लोकसभा और राज्यसभा की बात कर रहे हैं तो लोकसभा में आपके 552 मैक्सिमम मेंबर होते हैं, 500 अभी 545 कुछ हैं, ठीक है। तो जब इतने मेंबर हैं तो इनका 2/3 भाग 2/3, और जो मतलब कि सोचिए ईच हाउस ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड टोटल मेंबरशिप, रुक जाइए 1 मिनट, मैंने गलत बोल दिया, 1 मिनट, हाँ। तो बोल रहा है कि स्पेशल मेजॉरिटी उस केस में बोला जा रहा है कि 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो प्रेजेंट एंड वोटिंग कंडीशन में होंगे। मतलब देखिए पहली बात तो जो हाउस में जितने भी मेंबर होते हैं उसमें जो उस हाउस में प्रेजेंट होंगे और वही वोटिंग करेंगे, ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग करेंगे। उसके लिए आपको चाहिए होगा 2/3 का रेटिफिकेशन चाहिए होगा, 2/3 मेंबर उसके उस समय वोट करेंगे। और प्लस ये भी बोला जा रहा है कि जो मेजॉरिटी 50% ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, मतलब कि वो जो टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस है, जितने मेंबर उस हाउस में बैठे हैं, मान लीजिए लोकसभा है, तो इसका 50% भी क्या कहते हैं उसमें चाहिए होगा स्पेशल मेजॉरिटी में, ठीक है। तो 2/3 तो चाहिए ही, और 50% और चाहिए पूरे में से, और 2/3 कब चाहिए, जो प्रेजेंट और वोटिंग होंगे, ठीक है, वहाँ पे जो प्रेजेंट होंगे, जो वोट करेंगे। सम अदर प्रोविज़न ऐसे भी हैं जिसमें अमेंडेड बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट विद रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स, मतलब उसमें हाफ ऑफ स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए होता है, ठीक। सम प्रोविज़न कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजॉरिटी, दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज अ अमेंडमेंट इन आर्टिकल 368। तो इसके बारे में आपको मैंने बताया था, आर्टिकल 2 और 3 के बारे में आप जब पढ़ेंगे तब आप इसको आसानी से अप्लाई होते हुए देखेंगे, ठीक है। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक, ये मेंस में क्वेश्चन पूछ भी लेता है। एस्टैब्लिश फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो एस्टैब्लिश करता है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन जो फेडरल वर्ड है ना कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, याद रखिएगा। आपको मैं कितनी बार मैं बोल देता हूँ, नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल वर्ड जो है नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, ओके। इट कंटेन्स ऑल द यूजुअल फीचर्स ऑफ फेडरेशन, देखिए हमारा जो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरह से कंटेन्स करता है कि सारे फीचर फेडरेशन के, सच एज 2 गवर्नमेंट्स, 2 गवर्नमेंट होनी चाहिए, जैसे सेंटर में स्टेट में, डिवीज़न ऑफ पावर होना चाहिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना चाहिए, बाई कैमरलिज्म होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बताना चाह रहा है ये कि फेडरेशन के क्या क्या फ़ीचर होते हैं, ठीक, ये सब फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनेबल्ड हैं, पहले से हैं। लेकिन हाउ एवर यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो कंटेन लार्ज नंबर ऑफ यूनिटरी फीचर और नॉन फेडरल फीचर सच एज स्ट्रॉन्ग सेंटर, हमारे यहाँ स्ट्रॉन्ग सेंटर है स्टेट से, सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट और सेंटर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते जैसे यूएसए में बनाते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, ठीक, बाय द सेंटर, ये भी देखिए ऐसा नहीं है कि वो चुन कर आएगा स्टेट से, वो क्या कहते हैं सेंटर द्वारा प्लेस किया जाएगा। ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो भी वर्क करती है इसी तरह से। तो हम ये एक फीचर हो गया आपका यूनिटरी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, मतलब इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब क्या हुआ, एक सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के अंदर बहुत सारे डिविजनल कोर्ट्स हैं, प्रोविजनल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ठीक, समझ गए, ओके। तो बोल रहा है कि इंटीग्रेटेड जुडिशरी एंड सो ऑन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये फीचर देता है कि हमारे यहाँ फेडरल फीचर तो है ही, फेडरेशन ऑफ फीचर्स ऑफ फेडरेशन तो है ही, हमारे यहाँ यूनिटरी फीचर्स भी है, इसको नॉन फेडरल फीचर भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना होगा हमेशा कि अभी आपसे कोई पूछ ले कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल फीचर दिखाता तो है लेकिन यूनिटरी फीचर भी है, तो आप क्या बोलेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को,
तो आपको तुरंत बताना होगा कि देखिए हमारे यहाँ जो फेडरेशन का जो फीचर है वो 2 गवर्नमेंट तो है ही, डिवीजन ऑफ पावर भी है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी है, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, बाइकैमरलिज्म भी है। तो इससे हमारा फेडरल फीचर तो दिखता है, लेकिन यूनिटरी फीचर इस वजह से दिखता है क्योंकि इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर है, ऑल इंडिया सर्विसेज का रूल भी है और सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, स्ट्रॉन्ग सेंटर है। ठीक। मोर ओवर द टर्म फेडरेशन हैज़ नो वेयर बीन यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए मैंने आपको बता ही दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन कहीं यूज़ नहीं हुआ है। आर्टिकल नंबर 1 जो है ना डिस्क्राइब क्या करता है, इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, इंडिया दैट इज़ भारत। ठीक है, ठीक है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, तो आप हमेशा बताएंगे शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, विच एम्प्लॉयज 2 थिंग्स, इंडियन फेडरेशन इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट ऑफ स्टेट। देखिए मैंने आपको बताया इतनी बार कि इंडियन जो फेडरेशन है, इंडियन में जो प्रोविंसेस थी आज़ादी के बाद, वो एग्रीमेंट के बेसिस पे एक देश नहीं बनाने आई थी। पहले से एक देश मौजूद था, उसके अंदर सारे प्रोविंसेस थे, उनको बस अंदर मतलब एक तरह से उनको वो कर लिया गया था, यूनियन में मिला दिया गया था। अच्छा, नो स्टेट हैज़ राइट टू सीड फ्रॉम द फेडरेशन। हमारे यहाँ कोई स्टेट जो है जो यूनियन है उसको फेडरेशन को सीड नहीं कर सकता, मतलब उसको छोड़ के नहीं जा सकता कहीं पर। इसलिए ये बोला जाता है ना कि हमारे यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वेरियसली डिस्क्राइब है फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। देखिए फेडरल फॉर्म में तो है लेकिन स्पिरिट जो है इसका यूनिटरी है, इसीलिए इसको क्वासी फेडरल भी बोलते हैं, केसी वेयर इसको बोलते हैं, क्वासी फेडरल है ये। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगला फीचर है इसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ ऑप्टेड फॉर ब्रिटिश। देखिए मैंने आपको बताया था जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है वो हमारा यूनाइटेड किंगडम से लिया गया, ब्रिटिश फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम रादर देन अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ठीक है, तो हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से हमारा पार्लियामेंट सिस्टम चलता है, मतलब कि उसी तरह से फीचर है। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, वाइल प्रेसिडेंशियल जो फॉर्म होती है बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन 2 ऑर्गन। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो है सेपरेशन ऑफ पावर भी है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, और तीनों एक दूसरे के ऊपर चेक रखते हैं। ठीक है, तो द पार्लियामेंट्री सिस्टम बेस्ड ऑन द कोऑपरेशन, लेकिन कोऑपरेशन भी करना होता है, कोऑर्डिनेशन भी करना होता है। ठीक है, ये ज़रूरी है। तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, जबकि प्रेसिडेंशियल में क्या होता है ना, सेपरेशन ऑफ पावर होता है बिटवीन 2 ऑर्गन। ठीक है, और ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म आपको मिलेगा कहाँ पर, यूएसए में मिलेगा। द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज अ वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड कैबिनेट गवर्नमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट से आपको याद आ रहा होगा जब इंडियन क्या कहते हैं 1935 में इंडियन गवर्नमेंट बनाई जा रही थी विद द इंडियंस इन द गवर्नमेंट रोल, तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात की गई थी। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश द पार्लियामेंट्री सिस्टम नॉट ओनली, देखिए लिखा हुआ है नॉट ओनली एट द सेंटर बट ऑल्सो इन द स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी इस्टेब्लिश करता है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर हैज़ बिकम सो सिग्निफिकेंट, सो देयर इज़ अ कॉल ऑफ प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट। तो इसीलिए बोला जाता है इसको प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट। ठीक है, द फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ओके, देखिए प्रेजेंस ऑफ रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव्स, प्रेजेंस ऑफ रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है यहाँ पर। ठीक, मेजॉरिटी पार्टी रूल, प्रेजेंस ऑफ रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। रियल का मतलब हो गया ना प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है, और नॉमिनल का हो गया मतलब प्रेसिडेंट की बात हो रही है। तो दोनों का प्रेजेंस है हमारे देश में। ठीक है, जब हम पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की फॉर्म की बात करते हैं तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टीरियल गवर्नमेंट के बारे में बात की जाती है। अदरवाइज हम प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की बात करते हैं। ठीक है, जहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर होता है, लेकिन प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन होता है। तो देखिए हमारे इंडिया में प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट भी है, प्रेसिडेंट का भी फॉर्म मौजूद है।
तो ये बोला जाता है कि प्राइम मिनिस्टर कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन के साथ साथ सेपरेशन ऑफ पावर भी हमारे यहाँ है, ठीक है। तो मेजॉरिटी पार्टी रूल भी है, मैंने आपको सेपरेशन ऑफ पावर बता ही दिया था। मेजॉरिटी पार्टी रूल करती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव होता है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? लेजिस्लेचर के लिए होता है, ठीक। मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर, जो मिनिस्टर्स की मेंबरशिप होती है वो लेजिस्लेचर के अंदर होती है। लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। लीडरशिप शो करता है किसकी? प्राइम मिनिस्टर की। कहाँ पर? सेंट्रल लेवल पे, यूनियन लेवल पे। स्टेट लेवल पे किसका दिखाता है लीडरशिप? चीफ मिनिस्टर का दिखाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है उसमें क्या कहते हैं, दोनों स्टेट और सेंट्रल लेवल दोनों पे हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली होंगी, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म मौजूद होगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, बोथ द सेंटर एंड द स्टेट्स। डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, और मतलब कि हमारे यहाँ डिसोल्यूशन भी होता है लोअर हाउस का, ठीक। इंडियन पार्लियामेंट इज़ नॉट ए सोवरेन बॉडी लाइक द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक। इंडियन पार्लियामेंट जो है वो सोवरेन बॉडी नहीं है, इसके ऊपर भी कोई इनको चेक रखता है, ठीक है। जबकि ब्रिटिश पार्लियामेंट एक सोवरेन बॉडी है, सुप्रीम बॉडी है वहाँ की। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कंबाइंड विद द इलेक्टेड प्रेसिडेंट एट द हेड रिपब्लिक, ठीक है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, हमारी जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है कंबाइंड जो है इलेक्टेड प्रेसिडेंट एट द हेड रिपब्लिक हेड बोला जाता है एक तरह से, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं हम इंडिया को रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया आप हर जगह बोलते होंगे, लेकिन एक्चुअल में जो कॉन्स्टिट्यूशन हर जगह लिखा रहता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला पॉइंट है सिंथेसिस ऑफ द पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, ठीक। द डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट इज एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश पार्लियामेंट। द डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट इज एसोसिएटेड विद, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। यहाँ पे डॉक्ट्रिन बोल रहा है इंडिया का जो मतलब कि सोवरेनिटी, जो डॉक्ट्रिन ऑफ द सोवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट है ना, एसोसिएटेड है ब्रिटिश पार्लियामेंट से। जबकि प्रिंसिपल ऑफ जुडिशरी सुप्रीमेसी जो है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो एक तरह से ये बोला जा रहा है ना कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या है, ब्रिटिश पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम भी है और जुडिशियल सुप्रीमेसी भी देखी जाती है, ठीक। लेकिन हमारे पार्लियामेंट में जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है ना, उतना ज़्यादा इसका क्या कहते हैं स्कोप इतना ज़्यादा वाइड नहीं है, ठीक है। बोला जाता है, देखिए यहाँ पर इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम डिफर फ्रॉम ब्रिटिश सिस्टम, डिफरेंट है। तो स्कोप ऑफ जुडिशियल पावर जो है सुप्रीम कोर्ट का इज़ इन इंडिया इज़ नैरोअर दैन द यूएस में जो कहते हैं काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि देखिए जो यूएस है ना वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और वहाँ पर जो क्या कहते हैं जुडिशियल सुप्रीमेसी सबसे ज़्यादा है। इंडिया में तो दोनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ब्रिटिश और क्या कहते हैं मतलब ब्रिटिश कह रहे हैं पार्लियामेंट्री और जुडिशरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक। तो यहाँ पर जो है उतना ज़्यादा जुडिशियल रिव्यू जो है आपका वाइड स्कोप नहीं है जितना यूएस में एग्जिस्ट करता है, ठीक। तो सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी या जुडिशियल सुप्रीमेसी की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर फीचर है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। दिस इज़ बिकॉज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, समझिए। मतलब इसका मतलब ये है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इसी वजह से कहते हैं प्रिस्क्राइब करते हैं। मतलब क्या होता है इसका, देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 21 में प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन कोर्ट अब जो है कोर्ट ड्यू प्रोसेस लॉ को भी इंश्राइन कर चुकी है, तो ड्यू प्रोसेस लॉ के हिसाब से भी चलती है। मतलब क्या होता है कि जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ कर दिया गया है कि इस कानून के अगर आपने उल्लंघन किया है तो इस वजह से इसकी सज़ा इतनी हो जाएगी, ये प्रोसीजर दिया गया है, इस्टेब्लिश कर दिया गया है लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन आपको देखना होगा कि मेनका गांधी का केस था, उसमें क्या हुआ था ना कि उनको कहते हैं फॉरेन जाना था और उस समय इमरजेंसी लग रखी हुई थी। तो उस समय जनता पार्टी की सरकार थी, तो मेनका गांधी को बाहर जाने से मना कर दिया गया, ठीक। और मेनका गांधी इसकी बेसिस पे चली गई कोर्ट में।
तो कोर्ट ने कहा कि रीजनेबल ग्राउंड क्या है कि किस बेसिस पे आपको क्या कहते हैं रोका जा रहा है। तो फंडामेंटल राइट में वहाँ उस समय ये इंश्योर किया गया कि ये भी देखना ज़रूरी है कि जिस बेसिस पे क्या कहते हैं किसी का फंडामेंटल राइट की वायलेशन किया जा रहा है वो सही है कि नहीं, ठीक है। इसलिए एक टर्म जोड़ा गया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ना, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है आपका यूएसए से, ठीक है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसीलिए इसको बोला जाता है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। और इस प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है ना, ये एक तरह से नेगेटिव कॉन्सेप्ट है और इसको लिया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक। ओके चलिए आगे डिस्कस करते हैं क्या बोला जा रहा है। हाँ, आर्टिकल 21 के बारे में बता ही दिया। Therefore, the framers of the Indian Constitution have preferred a proper synthesis between British principle of parliamentary system, sovereignty, and American principle of judicial supremacy. ठीक है, the Supreme Court can declare any parliamentary law as unconstitutional through its power of judicial review. देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है एक तरह से किसी भी क्या कहते हैं पार्लियामेंट्री लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिफाइन कर सकता है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू के बेसिस पे। जब हम आर्टिकल 12 पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे हमारा जो है कैसे हमारा क्या कहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट नज़र आता है, ठीक। द पार्लियामेंट कैन अमेंड मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, ठीक है। पार्लियामेंट जो है मेजर पोर्शन ऑफ कहते हैं अमेंड कर सकती है थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट पावर के बेसिस पे, ठीक है। अच्छा, ये अमेंडमेंट जो है इसलिए कर सकती है क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का हनन नहीं करना चाहिए, और मतलब कि कर नहीं सकती पार्लियामेंट। अगर मान लीजिए बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन हो रहा होगा तो तुरंत जुडिशियल रिव्यू के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, उस लॉ को नल एंड वॉइड कर देगी, ठीक। अगला फीचर है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेटेड की बात भी हो रही है, इंडिपेंडेंट की बात हो रही है। इंटीग्रेटेड कैसे है? देखिए, सारी जो जुडिशरी है, जितनी भी जुडिशरी है वो सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है इंडिया में। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट है टॉप पे तो उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे डिफरेंट कोर्ट्स हैं, ठीक है, डिविजनल कोर्ट्स हैं ठीक। तो इसीलिए बोला जाता है कि एक हायरार्की है इनके बीच में, ऊपर से नीचे तक हायरार्की है, और इसी बोला जाता है सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, ठीक। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट जुडिशरी बाय इनेबलिंग द इंडियन जुडिशरी टू बी फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। देखिए जो पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाना है, एग्जीक्यूटिव क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है उस लॉ को, ठीक है। तो अगर मान लीजिए पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव एक तरह से अगर मान लीजिए जुडिशरी को भी कंट्रोल करने लगेंगे तो जब भी कोई भी लॉ बनेगा, कोई कानून बनेगा, तो जुडिशरी जो है उस पर जुडिशियल रिव्यू कर नहीं पाएगा। और मान लीजिए कोई लॉ जो है वेलफेयर में या फिर कुछ ही चीज़ में भी उसमें कमी है तो लेजिस्लेचर मेजॉरिटी में रहेगा, वो अपने हिसाब से कानून बना लेगा, तो उसको वॉइड नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट भी रहना ज़रूरी है और इंटीग्रेटेड भी रहना ज़रूरी है, ठीक है। मीन्स इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि जितने भी स्टेट हैं सब में हाई कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट हमारा मेन बेसिस पे है। तो हाई कोर्ट, मान लीजिए अब चेन्नई हाई कोर्ट ने कुछ क्या कहते हैं लॉ बनाया तो वो पूरे ऑल इंडिया वैलिड होगा, ठीक है। जब तक वो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कहते हैं, उस सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कुछ जाएगा नहीं और सुप्रीम कोर्ट उसको कहते हैं नल एंड वॉइड ना कर दे या फिर उसको भी एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। तो हाई कोर्ट अगर मान लीजिए किसी लॉ बन गया तो वो पूरे इंडिया में वैलिड होगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि एक इंटीग्रेटेड क्या कहते हैं जुडिशियल सिस्टम है इंडिया में, जो कि इन्फोर्स करता है लॉ को और जुडिशियल रिव्यू भी प्रदान करता है सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं, द सुप्रीम कोर्ट स्टैंड एज एपेक्स कोर्ट, मतलब कि टॉप कोर्ट है ऑफ द जुडिशियल सिस्टम का। बिलो द सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट होता है एट द स्टेट लेवल पे। अंडर द हाई कोर्ट देयर आर हायरार्की ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। मैंने बताया ना कि देखिए सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पर हाई कोर्ट है, उसके नीचे देखिए बहुत सारे कोर्ट्स हैं, हायरार्की है इनकी, ठीक है। दैट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दैट अदर लोअर कोर्ट्स, ठीक। द सुप्रीम कोर्ट इज़ अ फेडरल कोर्ट है। द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट है ऑफ द सिटीजन्स
एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो क्या बोलेंगे, अगर आप सुप्रीम कोर्ट को बोलेंगे तो ये गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, गारंटर है फंडामेंटल राइट का सिटीजन्स के लिए। हाईएस्ट कोर्ट है, फेडरल कोर्ट है। हैंस द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड वेरियस प्रोविजन टू इंश्योर इट्स इंडिपेंडेंस। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो जुडिशियल सिस्टम है वो कैसे इंटीग्रेटेड है, ठीक, यहाँ तक हम लोगों ने देखा है इंटीग्रेटेड है, ठीक। अब हम देखेंगे कि कैसे ये इंडिपेंडेंट है, ठीक। आइए देखते हैं। द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात होती है। देखिए अब आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए था कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात होती है, तो वहाँ पर कोलिजियम भी एक मेजर रोल प्ले करता है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो है इंडिपेंडेंट एंड देयर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। किसी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। आप अभी जब मैं पढ़ाऊँगा लेक्चर तो उसमें आपको फर्स्ट जजेस केस, सेकेंड जजेस केस और थर्ड जजेस केस पढ़ाऊँगा, जिसमें आपको पता लगेगा कि कोलिजियम सिस्टम कैसे वर्क करता है, ठीक है। द रिमूवल ऑफ जजेस फ्रॉम देयर टेन्योर। अब उनके जो टेन्योर होता है उनका रिमूवल जजेस का कैसे होता है, मस्ट बी बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, बेस्ड होता है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ जजेस, जजेस की सिक्योरिटी और टेन्योर डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में। ऑल एक्सपेंसेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे चार्ज होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चार्ज होते हैं। नो डिस्कशन ऑफ द कंडक्ट ऑन द कंडक्ट ऑफ जजेस इन द स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट। मतलब कि कोई भी डिस्कशन सेशन में नहीं हो सकता जो जजेस का कंडक्ट है उनके ऊपर, ठीक। पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोई भी कंटेम्प्ट होगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उसके लिए जुडिशरी के पास पावर है कि वो कंटेम्प्ट लगा सकती है, कंटेम्प्ट पनिश कर सकती है कंटेम्प्ट के ऊपर। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव से सेपरेटेड है। तो जैसे मैंने बताया था ना कि हमारे यहाँ जो कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन तो है, साथ में सेपरेशन ऑफ पावर भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे एक क्या कहते हैं हमारा जुडिशियल सिस्टम है कैसे इंटीग्रेटेड भी है और इंडिपेंडेंट भी है। इंडिपेंडेंट होने की वजह से ही इनको पावर मिलती है ये लॉ को रिव्यू कर सकें आराम से, कोई हर्डल ना हो, ठीक है। और जजेस भी इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजन को सुना पाएँ, ठीक। फंडामेंटल राइट के बारे में बात करते हैं। देखिए एक हमारा मेन फीचर है फंडामेंटल राइट, सेलियंट फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो गारंटी देता है, ग्रांट्स एंड गारंटी फंडामेंटल राइट टू इट्स सिटीजन्स, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कन्फर्म्स द बेसिक प्रिंसिपल दैट एवरी इंडिविजुअल इज परमिटेड टू एंजॉय दैट सर्टेन बेसिक राइट, ठीक। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद दोज राइट विच आर नोन एज अ फंडामेंटल राइट, ठीक। जैसे राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 to 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 to 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32, ओके। अच्छा पहले यहाँ पे 7 हुआ करते थे, राइट टू प्रॉपर्टी भी फंडामेंटल राइट होता था, लेकिन क्या हुआ उसको फर्स्ट शेड्यूल मतलब कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हुआ 9 शेड्यूल में, इसके थ्रू उसको क्या कहते हैं हटा दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन से। इवन 31B और C के बारे में भी यही बात होती है, ठीक है। तो उसको हटाया गया, आर्टिकल 3A में उसको 300A में उसको प्लेस कर दिया गया एज अ लीगल राइट, नॉट फंडामेंटल राइट, एज अ लीगल राइट, ओके ओके। The fundamental rights are meant for promoting the idea of political democracy. Political democracy को क्या कहते हैं प्रमोट करने के लिए फंडामेंटल राइट का यूज़ किया जाता है। समझिए जैसे मतलब स्टेट जो है ना, एक स्टेट है, स्टेट की सिटीजन्स के ऊपर स्टेट क्या क्या इम्पोज नहीं कर सकता, जैसे स्टेट शुड नॉट डू, शुड नॉट दैट, इस तरह के प्रोविज़न होते हैं फंडामेंटल राइट में। तो एक स्टेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगती है कि स्टेट जो है क्या कहते हैं फंडामेंटल राइट जो है सिटीजन्स के छीन नहीं सकता। लेकिन क्या सारे छीने मतलब कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो कि एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं है, उनको क्या कहते हैं स्टेट जो है एक कुछ लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन लगाता है। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच पे,
फ्रीडम ऑफ स्पीच पे आप एक लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन है, ठीक। तो बोला जा रहा है कि फंडामेंटल राइट आर मेंट टू प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए है, क्योंकि आप जो बोल सकते हैं, आपके लिए क्या कहते हैं कुछ अधिकार दिए गए हैं, ठीक। और स्टेट जो है इसमें कहते हैं आपके फंडामेंटल राइट को छीन नहीं सकता है ना। ये सब चीज़ें हैं इसमें। अच्छा, दे ऑपरेट एज अ लिमिटेशन ऑन टायरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्रेरी लॉ ऑफ लेजिस्लेचर। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि एग्जीक्यूटिव जो है एग्जीक्यूट करता है जितने भी लॉ बनते हैं, ठीक है, जितने भी एक्ट बनते हैं, जितने भी लॉ बनते हैं, उनको एग्जीक्यूशन का काम वही करता है। और लेजिस्लेचर क्या करता है, उन लॉज को पास करता है। तो जो लॉज लेजिस्लेचर बना रहा है, पास कर रहा है, वो क्या कहते हैं सही है कि नहीं है, हाँ। एग्जीक्यूटिव जो क्या कहते हैं रूल उसको कहते हैं बढ़ा रहा है, वो सही है कि नहीं है। तो इसके ऊपर लिमिटेशन लगाते हैं फंडामेंटल राइट्स। ये जस्टिशिएबल होते हैं। अगर मान लीजिए कोई वायलेशन हो रहा है फंडामेंटल राइट का, तो आप जो है कोर्ट में इन्फोर्स कर सकते हैं, इन्फोर्सिबल बाय द कोर्ट फॉर देयर वायलेशन, कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स किया जा सकता है। और आप रिट फाइल कर सकते हैं इसके बेसिस पे, ठीक है, रिट फाइल कर सकते हैं। हैबियस कॉर्पस जैसे है HMP-CQ, ठीक है, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, शर्तियोरी और क्यो वारंटो, ये सब आप दिया गया है आर्टिकल 32 में। ओके, आगे देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स और ऑल्सो नॉट एब्सोल्यूट राइट। अभी मैंने बताया कि एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगी हुई हैं। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सैक्रोसेंट नहीं है, एंड कैन बी कर्टेल की जा सकती है, कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट। देखिए सैक्रोसेंट नहीं है, मतलब कि जो बन गया वो वैसे को वैसे नहीं रहेगा, इसको अमेंड किया जा सकता है समय के साथ, जैसे जैसे बदलाव हो रहे हैं उसकी बेसिस पे इसको उसका अमेंडमेंट भी पॉसिबल है बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बट ओनली इफ द अमेंडमेंट डज नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि आपके जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अल्टर ना करे, ठीक। द फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। जो नेशनल इमरजेंसी का समय होता है ना, उसमें फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है, बट द राइट गारंटीड अंडर आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। जो आर्टिकल नंबर 20 है ना और 21 है, ये किसी भी हालत में सस्पेंड नहीं हो सकता, ठीक। ये न्यू पार्ट 4A आफ्टर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट वॉज कंबाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाई 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 फंडामेंटल ड्यूटीज। ये तो बात की बात है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया DPSP के बाद। DPSP 4 में पार्ट 3। देखिए फंडामेंटल राइट जो है पार्ट 3 में आता है, पार्ट 3 में आता है। ओके, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक याद रखिए हमेशा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अकॉर्डिंग टू BR अम्बेडकर। पहली बात तो याद रखिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल होता क्या है। देखिए डिफिनीशन ऑफ स्टेट तो आप जानते ही हैं, डिफिनीशन ऑफ स्टेट आपकी आर्टिकल नंबर 12 में दी है, ठीक। इसी तरह 36 में दिया हुआ है। अब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी करता क्या है। देखिए ये पहली बात तो वेलफेयर ऑफ स्टेट के लिए बनाया गया है। वेलफेयर प्रोवाइड करता है। ये किसको करता है। देखिए पहली बात तो फंडामेंटल राइट में आपको पता है, बताया मैंने कि स्टेट पे एक रिस्ट्रिक्शन है कि स्टेट जो है सिटीजन्स के राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता। अगर ऐसा होगा तो सिटीजन जो है सुप्रीम कोर्ट जाएगा फंडामेंटल राइट के लिए और रिट फाइल करेगा। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के केस में क्या होता है ना कि स्टेट का काम है कि ये जो डायरेक्टिव्स दिए गए हैं, पहली बात तो आप समझिए इसको कि जो डायरेक्टिव्स दिए गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं स्टेट को, हाँ, इसको यूज़ करना है किसी भी लॉ को बनाते समय, किसी भी पॉलिसी को बनाते समय, ठीक। हमेशा कंसीडर करना है, हमेशा प्रॉफिट बेस पे नहीं, वेलफेयर ऑफ द स्टेट के बारे में भी सोचना है। तो जब भी क्या कहते हैं पंचायत की बात आएगी, ग्राम के डेवलपमेंट की बात आएगी, वुमेन एम्पावरमेंट की बात आएगी, मतलब आपके मैनेजमेंट और क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर्स के बारे में बात आएगी, चिल्ड्रंस के बारे में बात आएगी, एजुकेशन के बारे में बात आएगी, इन्वायरमेंट के बारे में बात आएगी, तो स्टेट कंसीडर करेगा DPSP को, स्टेट का काम है। तो BR अम्बेडकर क्या कहते हैं कि द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज़ अ नोवेल फीचर। ये याद रखिए, पूछता है स्टेट PCS एग्जाम में पूछ लेता है कि किस चीज़ को बोला गया है नोवेल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बोला गया है, किसने बोला है, BR अम्बेडकर ने बोला है, DPSP जो है आपका नोवेल फीचर है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा
कि डीपीएसपी एक्चुअली आया क्यों नहीं अभी तक इन्फोर्स पूरा हो पाया। देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, इंडिया के पास उतने ज़्यादा संसाधन नहीं थे, उतने ज़्यादा मनी नहीं थी, ठीक है। तो ये बोला गया कि हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये तो तुरंत के प्रभाव में आ जाएंगे, लेकिन जो डीपीएसपी है ना, जैसे जैसे इंडिया की इकॉनमी अच्छी होने लगेगी, धीरे धीरे इसको इंश्राइन करने लगेंगे। देखिए, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, हाँ, उसको इंश्राइन कर दिया गया है, आर्टिकल 45 से ले आके उसको 21 में डाल दिया गया है, 21A में राइट टू एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट हो चुका है अब, ठीक। तो इसी तरह से धीरे धीरे चीज़ों को बदला जाएगा। अकॉर्डिंग टू B.R. अम्बेडकर, ये हो चुका, दे आर इन्यूमरेटेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर द इंक्लूडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। देखिए, पहली बात तो आपको मैंने बताया कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो आपका पॉलिटिकल जस्टिस देते हैं। इवन अगर हम प्रियम्बल की बात करते हैं, जब हम प्रियम्बल की बात करते हैं तो प्रियम्बल में लिखा रहता है जस्टिस बेस्ड ऑन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक। जब प्रियम्बल में ही गिवन है कि हमारे संविधान में ये फीचर हैं जस्टिस की बेसिस पे, तो जस्टिस हमारा पॉलिटिकल कौन दे रहा है? फंडामेंटल राइट दे रहा है। सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस कौन देगा? हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देगा, ठीक है। ओके, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल एम जो है इस्टेब्लिश करना है क्या? वेलफेयर स्टेट इन इंडिया वेयर देयर इज विल बी नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, ठीक। ये नॉन जस्टिफिएबल होते हैं नेचर में। जो मिनर्वा मिल्स केस 1980 का आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक। अच्छा, देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट ओरिजिनली क्लासिफाइड डीपीएसपी, बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंटेंट एंड डायरेक्शन दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, ठीक। जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल में आर्टिकल आते हैं ना डीपीएसपी के, वो कुछ ऐसे आते हैं कि 38, 39, ठीक, 39A, या फिर बोल दीजिए मतलब 39B, 41, 42, 43 एंड 43A एंड 47, मतलब 39 हो गया, 39A हो गया। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, कहते हैं जब मैं पढ़ाऊंगा डीपीएसपी डिटेल में। और ये बहुत ज़रूरी है याद करना। 30 जैसे एग्जाम में पूछ लेता है आपसे कि कौन कौन से आर्टिकल मैचिंग में आ जाता है, गांधीयन प्रिंसिपल से बेस्ड हैं, ठीक। 39A, 39B, इवन 38 भी तो है, 41, 2, 43 एंड 43A, 47, तो ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल में आता है। ऐसे ही सिमिलरली गांधीयन प्रिंसिपल में बहुत सारे आते हैं, लिबरल इंटेलेक्चुअल में बहुत आते हैं। देखिए, गांधी जी क्या बात करते थे? गांधी जी हर चीज़ बात करते थे विलेज से रिलेटेड, ठीक है। विलेज से रिलेटेड, और विलेज का डेवलपमेंट होगा तो लोगों का विकास होगा, ठीक। तो हमेशा गांधी जी के आर्टिकल जो होंगे डीपीएसपी में, वो देखिएगा कहीं ना कहीं आपके ये पंचायती इंस्टीट्यूशन से और विलेज से रिलेटेड होंगे, ठीक। डीपीएसपी आर द आइडियल विच आर मेंट टू केप्ट इन माइंड बाय द स्टेट व्हेन इट फॉर्मुलेट। ये मैंने आपको बताया था कि आपको सरकार को ये दिमाग में रखना होता है कि जब कोई लॉ का फॉर्मुलेशन करना है या कोई पॉलिसी इनैक्ट करना है, तो हमेशा स्टेट को ये ध्यान रखना होगा कि डीपीएसपी को दिमाग में रख के काम करना है। और वेरियस डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट इज गिवन बिलो। दे आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ये एक तरह से इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है विच आर इन्यूमरेटेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक। दे सीक एस्टेब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी इन द कंट्री। मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल राइट आपका पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, ये सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। डीपीएसपी आर आइडियल्स विच आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, लीगली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता बाय द कोर्ट फॉर देयर वायलेशन। देखिए, रीज़न है इसके पीछे, इकोनॉमिक रीज़न बहुत बड़ा है, ठीक है। स्टेट को फोर्स नहीं किया जा सकता कि आपको करना ही करना है, ठीक, ओके। अच्छा, ये किससे लिया गया डीपीएसपी? ये तो मैं बताना ही भूल गया, लेकिन बता देता हूँ, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। मैंने शुरुआत में ही बता दिया था, चलिए ठीक है। अब आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिया गया है? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो था नहीं, डिड नॉट प्रोवाइड द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कब ऐड किया गया? एडेड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976
ड्यूरिंग द इमरजेंसी। रिकमेंडेशन किसने किया था? स्वर्ण सिंह कमेटी ने किया था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम्स के लिए, पीसीएस के लिए। ये किसने किया था? स्वर्ण सिंह कमेटी ने। अच्छा, इट लेज डाउन लिस्ट 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। उस समय 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ही जोड़ी गई थी, ठीक है। लेटर 86वां जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2002 में, उसमें क्या कहते हैं, मोर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया। अब टोटल 11 हो चुकी हैं, ठीक है। While the rights are given as a guarantee to the people, duties are obligation that every citizen is expected to perform। मतलब एक तरह से ये बोला गया ना, इसके फंडामेंटल ड्यूटीज़ सिटीजन्स को बोला गया कि आपको ये ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए, ठीक है। आपके ऊपर इन्फोर्स नहीं की जाएगी, मतलब नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर है और इन्फोर्सिबल नहीं है, ठीक है। तो लेकिन आपको क्या कहते हैं, ये करना चाहिए, ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है, ठीक। हाउएवर द DPSP द ड्यूटीज़ आर ऑल्सो, ड्यूटी भी नॉन जस्टिशिएबल है और इन्फोर्सिबल नहीं है, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फीचर दिखाता है सेक्युलर स्टेट का, ठीक। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है स्टैंड फॉर अ सेक्युलर स्टेट। मतलब यहाँ पर ये बोला जाता है कि सर्वधर्म संभव की बात की जाती है, ठीक। मतलब सारे धर्म संभव हैं हमारे देश में, ठीक है, ये बोला जाता है। सेक्युलर स्टेट है, इट गिव्स इक्वल इम्पॉर्टेंस टू ऑल रिलीजन। सारे रिलीजन्स को इक्वल इम्पॉर्टेंस देता है, इसीलिए बोला जाता है सर्वधर्म संभव। ओके, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट ऑल्सो डज नॉट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज ऑफिशियल स्टेट रिलीजन। मतलब स्टेट का कोई ऐसा ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर्टिकुलरली इट्स चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स and DPSP establish a secular state based on the principle of equality and non-discrimination। मतलब एक तरह से प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन के बेस पे ये सेक्युलर ऑफ स्टेट डिफाइन करता है। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है? अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ठीक, हैज़ बीन रिगार्डेड एज वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्युलरिज्म जो है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है। और सेक्युलर वॉज एडेड कब किया गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। इंडिया इज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक। अच्छा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से अगर आपको याद है, किसी ने पढ़ा है तो बताइए और कौन कौन से वर्ड यूज़ किए गए थे? सेक्युलर तो किया ही गया था, एक वर्ड मैं बता देता हूँ, इंटीग्रिटी किया गया था, तीसरा आप बताइए, ठीक है। अब देखिए सेक्युलर कहाँ कहाँ से पता लगता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 14 देखिए बात करता है इक्वालिटी की बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में बात करता है। तो यहाँ से जब इक्वालिटी पता लगती है तो पता लगता है कि हाँ सेक्युलर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। आर्टिकल नंबर 15 में देखिए रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। ये देखिए रेस के बेस पे नहीं किया जाता, कास्ट के बेस पे नहीं, जेंडर में। तो रिलीजन तो यहाँ पे है इंपॉर्टेंट। तो सेक्युलर केस की बात कर रहे हैं तो फीचर ये बता रहा है। आर्टिकल नंबर 16 में क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन जो है ना रिलीजन के बेस पे नहीं कर सकते आप। अपॉर्चुनिटी जो होती है ना सिटीजन को पब्लिक सर्विस में एम्प्लॉयमेंट में दी जाती है, रिलीजन के बेस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आर्टिकल नंबर 25 से 28 तो आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करता है। तो फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस विच मीन्स दैट ऑल पीपल हैव सेम राइट है टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्रीडम ऑफ फ्रीली प्रोफेस। मतलब कि आप फ्रीली प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड प्रोपोगेट कर सकते हैं रिलीजन का। आप क्या कहते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं फ्रीली, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं धर्म का अपने, और प्रोपोगेट भी कर सकते हैं रिलीजन को, ठीक है। तो ये देखिए आर्टिकल नंबर 25 भी बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है। आर्टिकल नंबर 26 कहता है एवरी रिलीजियस ग्रुप और इंडिविजुअल हैज़ राइट टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। सभी जो रिलीजियस ग्रुप हैं या फिर इंडिविजुअल कोई होगा उसको पास राइट है इस्टेब्लिश करने का, क्या, और मेंटेन करने का रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस का, एज वेल एज टू मैनेज इट्स ओन रिलीजियस अफेयर। अपने रिलीजियस अफेयर को भी वो मैनेज कर सकता है। आर्टिकल 27 क्या कहता है? द स्टेट शैल नॉट, देखिए यहाँ लिखा है द स्टेट शैल नॉट कंपेल एनी सिटीजन टू पे टैक्सेस। मतलब कि बाध्य नहीं करेगा कि वो टैक्स को पे करे इन ऑर्डर टू प्रमोट मेंटेन एनी पर्टिकुलर रिलीजन। मतलब कोई इंसान है वो किसी रिलीजन को प्रमोट कर रहा है या फिर मेंटेन कर रहा है किसी रिलीजन को या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, तो स्टेट उसको बाध्य नहीं करेगा कि आप उसके लिए टैक्स पे करें। ये किस में दिया है आपका? आर्टिकल 27 में दिया है।
आर्टिकल 28 क्या कहता है? इट अलाउज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप। ये अलाउ करता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप टू इम्पार्ट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को इम्पार्ट कर सकते हैं। ओके, आर्टिकल 29 से 30 बात करता है प्रोवाइड माइनॉरिटीज़ विद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। आर्टिकल 15A बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज ऑब्लिगेशन ऑल सिटीजन्स टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एज ए वैल्यू ऑफ प्रिजर्व आवर कंपोजिट कल्चर एंड रिच हेरिटेज। ठीक है, तो ये सब जो फीचर हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये शो करते हैं कि कैसे हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है, जहाँ पे सर्वधर्म संभव है। ठीक है, आप आराम से अपने क्या कहते हैं अपने रिलीजन को प्रोफेस कीजिए, प्रमोट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रोपोगेट कीजिए। ठीक है, ओके। और क्या बात होती है? देखिए, जो कॉन्सेप्शन एम्स टू एस्टैब्लिश सेक्युलर स्टेट, दिस डज नॉट मीन द स्टेट इन इंडिया एंटी रिलीजियस। देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि हमारे स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, तो ये शो करता है कि वो सेक्युलर काइंड है। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि स्टेट जी के पास स्टेट जो है एंटी रिलीजियस है, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है सेक्युलरिज्म का ना, वो कम्प्लीटली सेपरेशन है फ्रॉम इंडियन कॉन्सेप्ट। कैसे? वेस्ट में जो है ना, स्टेट जो है फ्री फ्रॉम रिलीजन। ठीक है, वेस्ट में ये कॉन्सेप्ट है कि स्टेट का कोई काम रिलीजन से नहीं होगा। ठीक है, सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट, नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म जिसको बोला जाता है। बट इंडियन कॉन्सेप्ट में ना इसको पॉजिटिव बोला जाता है, जहाँ पर बोला जाता है कि इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन और पार्टीज प्रोटेक्टिंग ऑल रिलीजियस इक्वली, तो मतलब सर्वधर्म संभव बोला जाता है। Moreover, the Constitution has also abolished the old system of communal representation. Communal representation की बात हुई थी 1909 की ये बात याद आ रही होगी। उसके बाद आपको डिप्रेस क्लास के मैकनॉरल अवार्ड की बात याद हो रही है, जो मैंने पढ़ाया लास्ट लेक्चर में। उसको क्या कहते हैं? अबॉलिश कर दिया। However, it provides for temporary reservation for seat for the scheduled caste and scheduled tribes to ensure adequate representation to them. ठीक, तो ये शो करता है कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसका फीचर जो है सेकुलर है। ओके, अब बात करते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज की। एडल्ट सफरेज की बात हो रही है, जहाँ पे सिटीजन अलाउ करता है एवरी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री हु इज़ अबव 18 ईयर हैज़ द राइट टू वोट इन द इलेक्शन। ठीक है, इसमें यही बात हो रही है कि हमारे देश में जितने भी सिटीज़न हैं, अगर वो क्या कहते हैं 18 साल से ऊपर हैं, तो उनको राइट टू वोट का क्या कहते हैं अधिकार है। ठीक, यही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बात करता है। एनी एडल्ट हु इज एलिजिबल वोट शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस लाइक जेंडर, मतलब उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता जेंडर, कास्ट, रिलीजन के बेसिस पे। दिस प्रोविज़न ऐड किया गया 61st अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 में। ओके, द एक्सेप्टेड एज जो है 21 जो थी पहले थी, इस अमेंडमेंट के थ्रू ना क्या कर दी गई, इसको 18 कर दी गई। अच्छा, आर्टिकल 326 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी देता है राइट दैट देयर आर सर्टन डिस्क्वालिफिकेशन प्रोवाइडेड अंडर दिस आर्टिकल। मतलब आर्टिकल 326 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये गारंटी मिलती है कि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है या फिर एडल्ट सफरेज है, वो क्या कहते हैं इंडिया में एक्सेप्टेबल है। 18 साल से ऊपर का कोई भी इंसान होगा वो वोट दे सकता है। ठीक, अगर इसमें मतलब कि कुछ बातें हैं जिसमें ये बोला गया है कि किस बेसिस पे डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है इस आर्टिकल के अंदर। देखिए, अगर मान लीजिए वो नॉन रेसिडेंस है, इंडिया का रेसिडेंस नहीं है, अनसाउंड माइंडेड है, ठीक है, या फिर क्रिमिनल है जो कि इंडल्ज है करप्ट एंड इलीगल प्रैक्टिसेस में, वो भी वोट नहीं दे सकता है। द पर्सन विद दीज डिस्क्वालिफिकेशन आर नॉट एक्सेप्टेड एज अ रजिस्टर्ड वोटर के केस में वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एंड दे आर नॉट अलाउड कास्ट वोट कास्ट नहीं कर सकते इलेक्शन में। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश पॉलिटिकल इक्वलिटी इन द इंडिया थ्रू द मेथड ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत हो तो पूछिए मुझसे, कमेंट में पूछिए, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर से कमेंट कीजिए कि अच्छा ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, नहीं लग रहा है तो मैं आपको दूसरी तरह से पढ़ाने की कोशिश करूँगा, वो भी बताइए। बात करते हैं सिंगल सिटीजनशिप की। ठीक है, तो देखिए सिंगल सिटीजनशिप जैसे आपको मैंने बताया यूएसए में, ठीक है,
यूएसए में डिफरेंट ऑफ स्टेट हैं, सब ने मिल के एक स्टेट बनाया है, ये मतलब कि यूनाइटेड स्टेट बनाया। तो सबका अलग अलग स्टेट का अलग अलग क्या कहते हैं वो सिटीजनशिप है, और एक फेडरल सिटीजनशिप अलग होती है उनकी। लेकिन इंडिया में दो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फेडरल है, लेकिन इन विसेजेज, ठीक है, ए ड्यूअल पॉलिटी सेंटर एंड स्टेट, इट प्रोवाइड्स ओनली सिंगल सिटीजनशिप। और ये जो सिंगल सिटीजनशिप है ना, ये कहीं ना कहीं यूनिटरी फीचर भी दिखाता है आपका, ठीक है, दैट इज़ द इंडियन सिटीजनशिप। इन द कंट्री लाइक यूएसए ऑन द अदर हैंड, देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया है, ईच पर्सन इज़ नॉट ओनली अ सिटीजन ऑफ यूएसए बट ऑल्सो द सिटीजन ऑफ पर्टिकुलर स्टेट टू विच ही बिलोंग। बस मान लीजिए कोई टेक्सास में रह रहा है, तो वो बोलेगा कि मैं टेक्सास का निवासी हूँ और मैं यूनाइटेड स्टेट्स का भी निवासी हूँ, ठीक है, उसके पास डुअल सिटीजनशिप है। मान लीजिए वो यूएस में इधर उधर घूम रहा है, तो वो बताएगा कि वो टेक्सास का निवासी अपना कार्ड दिखाएगा, लेकिन अगर वो यूएस से बाहर है तो वो अपना यूएस का कार्ड दिखा देगा, ठीक है। Thus, he owes the allegiance of both, enjoys dual sets of rights, one conferred by national government and other by state government. तो सिंगल सिटीजनशिप की बात हो गई कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल सिटीजनशिप देता है, ठीक है, ये इसका फीचर है। अच्छा, इन इंडिया ऑल सिटीजन्स irrespective of the state which they are born or reside enjoy the same political and civil right of the citizenship all over country, and no discrimination is made between excepting in few cases like tribal areas and so on, ठीक है। Despite the constitutional provision for single citizenship and uniform right for all people, India has been witnessing communal rights, class conflict, caste wars, linguistic clashes and ethnic disputes. This means that the cherished goal of the constitution maker to be built an united and integrated India nation has not been fully realized. पूरी तरह से भी रियलाइज़ नहीं हुआ है इन लोगों को, ठीक है। अभी भी देखिए ये यहाँ पे ये इस पॉइंट में यही बताना चाह रहे हैं कि अभी भी सिटीजनशिप को ठीक से लोग समझ नहीं पाए हैं, कहीं ना कहीं वायलेशन हो जाता है, स्टेट गवर्नमेंट गलती कर देती है। रिजर्वेशन जो अभी रिसेंटली आप सुन रहे होंगे न्यूज़ में कि डिफरेंट कहते हैं प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देने की बात की जा रही है, जैसे हरियाणा ने दिया था, बाद में वो स्क्रैप हुआ, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे स्टेट जो हैं डिफरेंट स्टेट अपने रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, जब आप किसी पर्टिकुलर स्टेट के निवासी को रिजर्वेशन देते हैं तो हमारा फंडामेंटल राइट तुरंत एक्टिव हो जाता है, जहाँ पे ये बोला जाता है कि आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी, पहली बात तो राइट टू इक्वालिटी की बात आ जाती है, फिर आर्टिकल 19 भी वर्क करना शुरू कर देता है, ठीक है, जहाँ पर बोला जाता है कि आप कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं पे भी रह सकते हैं, कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं ना, वहाँ बोला जाता है। तो फंडामेंटल राइट वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत संज्ञान लेता है, जुडिशियल रिव्यू करता है उसका, ठीक, और उसको स्क्रैप कर देता है। तो इस तरह से काम होता है, ठीक। तो ये बोला गया कि सिंगल सिटीजनशिप है, ओके। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट बॉडीज़ के बारे में, देख लेते हैं। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली प्रोवाइड फॉर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, that is central state, but also establish certain independent body. They are envisaged by constitution as bulwark of the democratic system of government of India, like election commission. Election commission जो है आर्टिकल 324 से 329 के बीच में दिया हुआ है, ठीक है। अब इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके लिए इलेक्शन कमीशन है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आर्टिकल 148, ठीक है। तो ऑडिट द अकाउंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक। ही एक्ट एज अ गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स, मतलब कि पब्लिक पर्स, एंड कमेंट ऑन लीगैलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। CAG के बारे में बात कर रहा है। तो ये बात कर रहे हैं ना कि इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, जो कि फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। जैसे UPSC है, UPSC कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड हायर सेंट्रल सर्विसेज, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज एंड हायर इंडिया सर्विसेज, एडवाइस प्रेसिडेंट ऑन द डिसिप्लिनरी मैटर। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन दिए हुए हैं, एवरी स्टेट टू कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्टेट सर्विसेज टू एडवाइज गवर्नर ऑन डिसिप्लिनरी मैटर, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं कुछ। द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ दीज बॉडीज थ्रू वेरियस प्रोविजन लाइक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, देखिए इनका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है,
फिक्स सर्विस कंडीशन होती हैं, एक्सपेंसेस जो होते हैं बीइंग चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड सो ऑन। तो इसकी वजह से पता लगता है कि ये जो हैं इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं जो कि वर्क कर रही हैं इंडिपेंडेंटली और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क कर रही हैं। ठीक, इमरजेंसी प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन इलेबोरेट इमरजेंसी प्रोविज़न टू इनेबल प्रेसिडेंट टू मीट एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन। कोई भी ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन आ जाए जिसमें मान लीजिए स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए, स्टेट जो है अकॉर्डिंग टू द लॉ वर्क ना कर रहा हो, तो उस केस में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। वो आर्टिकल 356 में है। 352 के केस में एक्सटर्नल इमरजेंसी की बात की जाती है। इमरजेंसी प्रोविज़न 3 तरह के हैं, देखिए 352, 356 और 360। ठीक है, 352 में एक्सटर्नल इमरजेंसी और 356 में प्रेसिडेंशियल रूल, 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो प्रेसिडेंट क्या करता है, जब भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन आ जाती है तो द रैशनैलिटी बिहाइंड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ दीज प्रोविज़न इज़ टू सेफ गार्ड द सोवरेनिटी। इंडिया की सोवरेनिटी बचानी होती है, यूनिटी बचाना होता है, इंटीग्रिटी बचाना होता है और सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री को करना होता है, द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके लिए 3 इमरजेंसी दे रखी, द नेशनल इमरजेंसी जो 352 में है, इसको एक्सटर्नल इमरजेंसी बोलते हैं। वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन होता है उस बेस पे होता है, या फिर आर्म रेबेलियन हो जाता है। पहले क्या था, यहाँ पर इंटरनल डिस्टर्बेंस एक वर्ड था। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे देखिए 1975 में आपका एक इतने इमरजेंसी लग जाती है, जो कि बहुत गलत थी। ठीक है, क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस किसी भी बेस पे हो सकता है। वहाँ पे उसको अमेंड किया गया 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, और बोला गया कि इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह पे इसको बोला जाएगा आर्म रेबेलियन। ठीक है, तो उसके बेस पे नेशनल इमरजेंसी लगती है। दूसरा स्टेट इमरजेंसी, जिसको बोला जाता है प्रेसिडेंट रूल, ऑन द ग्राउंड ऑफ फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं करता, अपने हिसाब से काम कर रहा है, तो उसको बोला जाता है फेल्योर हो चुका है स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। फेल्योर टू कंप्लाई विद डायरेक्शन ऑफ द सेंटर, सेंटर के साथ डायरेक्शन करने में फेल्योर हो जाता है, ये आर्टिकल 365 में दिया है। ओके, तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ऑन द ग्राउंड ऑफ थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड क्रेडिट इन इंडिया। 360 में अभी तक तो नहीं लगी है। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं लगी है। अच्छा, ड्यूरिंग एन इमरजेंसी द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स ऑल पावरफुल, पूरी तरह से पावरफुल हो जाती है, एंड द स्टेट गो इनटू द टोटल कंट्रोल ऑफ द सेंटर। इट कन्वर्ट्स द फेडरल स्ट्रक्चर इनटू यूनिटरी वन विदाउट अ फॉर्मल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, कोई भी अमेंडमेंट नहीं होता, सीधे यूनिटरी हो जाती है। दिस काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम फ्रॉम फेडरल टू यूनिटरी इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपसे अगर कभी पूछ लिया जाए कि कोई एक यूनिक फीचर बता दो, तो आप इतने सारे फीचर तो बता ही सकते हैं, ये भी यूनिक ही है इमरजेंसी प्रोविज़न इन इंडिया। कैसे लगता है? ठीक है, चलिए 3 टियर गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं। देखिए, इनिशियली तो हमारे पास 2 टियर गवर्नमेंट थी, लेकिन बाद में 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 92 में, जिसमें हमने पंचायती राज म्यूनसिपैलिटी को ऐड किया। ठीक, पंचायती राज एंड म्यूनसिपैलिटी को ऐड किया, तो उसमें क्या हुआ कि हमने क्या किया, 3 टियर गवर्नमेंट को बोला जाता है एक फीचर है। और एक तरह से फेडरल का जब फीचर पूछा जाता है ना, तो हमको बताना होता है कि 2 टियर गवर्नमेंट है कि नहीं। तो हमारे यहाँ तो 3 टियर है, तो फेडरल का फीचर दिखाई रहा है। तो ओरिजिनली द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर ड्यूअल पॉलिटी कंटेन प्रोविजन विद रिगार्ड टू ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर एट द सेंटर एंड स्टेट। लेटर बाद में क्या किया गया, इसको 73 और 74 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1992 में, एडेड अ 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट दैट इज लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, which is not found any other constitution in the world. The 73rd Amendment 1992 gave the constitutional recognition of Panchayat, the rural local government, by adding a new part 11 in a schedule of 11 to the constitution. और इस पार्ट में 11 में पार्ट के साथ शेड्यूल जोड़ा गया, जिसमें शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट हैं पंचायत के लिए। पंचायत के लिए 29 सब्जेक्ट्स हैं दिए गए हैं, याद रखिएगा। और 74 अमेंडमेंट एक्ट हुआ 92 में, गेव कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दिया म्यूनसिपालिटी को, और ऐड किया गया न्यू पार्ट 11A, और न्यू शेड्यूल ऐड किया गया 12वां, जिसमें कितने सब्जेक्ट दिए गए हैं, 18 सब्जेक्ट दिए गए हैं। ठीक, तो इस तरह से 3 टियर गवर्नमेंट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है, जो कि पूरे दुनिया में कहीं नहीं दिखता है। और इसके ये किया क्यों गया था, लेकिन जो
बॉटम अप अप्रोच एक तरह से होती है कि जो लोकल लेवल की जो पॉलिसीज़ है उसमें लोग पार्टिसिपेट कर सकें, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन जो पॉलिसीज़ हैं उनके लिए बनाई जाती हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकें, इसलिए 3 टियर जो स्ट्रक्चर है बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था। ठीक, बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत न्यूज़ में रहती है, अभी भी न्यूज़ में थी। देखिए 1907 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2011 में, और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया प्रोटेक्शन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को। ये आपके डीपीएसपी में भी मेंशन है। ठीक, किस आर्टिकल में है बताइए? आर्टिकल नंबर 43B में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 43B में, इन द कंटेक्स्ट मेड द फॉलोइंग 3 चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इट मेड राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी ए फंडामेंटल राइट, 19 में दिया ही हुआ है। ठीक है, कॉपरेशन बना सकते हैं। इंक्लूड ए न्यू डायरेक्टिव डीपीएसपी पॉलिसी जोड़ी गई थी, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी 43B। इट एडेड ए न्यू पार्ट 11B कॉन्स्टिट्यूशन विद इंटाइटल द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आर्टिकल 243ZH से 243ZT तक। न्यू 11B contain various provisions to ensure that cooperative society in the country function in a democratic, professional, autonomous and economically sound manner. ठीक है, तो it empowers the parliament in respect to multi-state cooperative societies and state legislature in respect to other cooperative society to make appropriate law. ठीक है, अप्रोप्रिएट लॉ बनाने के लिए पार्लियामेंट को एम्पावर किया जाता है इसमें, और स्टेट के लेजिस्लेचर को भी मिलता है स्टेट के वेरियस अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए लॉ बनाने के लिए। ठीक, अब आते हैं हम, ये था हमारा फीचर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर हमने अब तक डिस्कस किया है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ना, अब हम लोग डिस्कस करेंगे शेड्यूल्स। ओके, हमने अब तक डिस्कस कर लिया सेलियन फीचर्स। अगर आपको समझ में कम आया हो तो एक बार फिर से आप क्या कहते हैं रिवाइंड करके स्पीड बढ़ा के समझिए, आपको समझ में पूरा आएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब कि कुछ गलत समझाया। अगर थोड़ा बहुत भी डाउट है, कोई गलती हुई है तो आप मुझे बताएं कमेंट में, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं शेड्यूल्स के बारे में। शेड्यूल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट शेड्यूल जब आया था, इनिशियली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 8 ही शेड्यूल थे। ठीक, तो फर्स्ट शेड्यूल की बात करते हैं। ये क्या करता है? इट कंटेन्स द नेम ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। ये क्या कहते हैं, किसी भी स्टेट का नाम और यूनियन टेरिटरी का नाम कंटेन करता है, और उसका टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन भी कंटेन करता है। ठीक है, तो 2 चीज़ करता है शेड्यूल 1, नेम करता है और टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन भी करता है। ये 2 चीज़ें करता है। ठीक, शेड्यूल 2 क्या करता है? प्रोविज़न टू रिलेशन टू अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड इमोलूमेंट्स। किसके? प्रेसिडेंट के, गवर्नर के, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द इंडियन स्टेट, चेयरमैन ऑफ द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द इंडियन स्टेट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, और कंट्रोलर, ऑडिटर एंड जनरल इंडिया। ठीक है, तो मतलब जो अलाउंसेस दिए जाते हैं, जो एमोलमेंट्स दिए जाते हैं, ठीक है, जो प्रिविलेज दिए जाते हैं, ठीक, एमोलमेंट्स जो दिए जाते हैं और जो प्रिविलेज दिए जाते हैं, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। किसको दिए जाते हैं? देखिए पहली बात तो प्रेसिडेंट को दिए जाते हैं, प्रेसिडेंट PR। ठीक, प्रेसिडेंट को दिए जाते हैं, गवर्नर्स को दिए जाते हैं, गवर्नर्स को दिए जाते हैं। ठीक, स्पीकर जो होता है ना, स्पीकर को दिया जाता है, और प्लस डिप्टी स्पीकर को भी दिया जाता है। ठीक, इस तरह से याद रखिए। देखिए थोड़ा डायग्राम। फिर राज्यसभा के चेयरमैन को दिया जाता है, राज्यसभा चेयरमैन को दिया जाता है, ठीक, जो कि वाइस प्रेसिडेंट होता है एक तरह से, प्लस डिप्टी चेयरमैन को भी दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद किसको दिया जाता है? स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, इनको मिलता है। उसके बाद आप किसको बोलेंगे? 1 मिनट।
ओके, ठीक है। जो चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन कहाँ के, जो क्या कहते हैं आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, चेयरमैन प्लस डिप्टी चेयरमैन कहाँ के, काउंसिल के, काउंसिल के, स्टेट काउंसिल, इनको मिलता है। और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, जजेस और हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, इनको मिलता है। प्लस इसके बाद किसको मिलता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को मिलता है। तो इतने लोगों को क्या कहते हैं, एमोलमेंट्स, प्रिविलेजेस और अलाउंसेस जो है ना सेकेंड शेड्यूल के बेसिस पे मिलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसको आप 2-3 बार पढ़ेंगे एकदम याद आ जाएगा। ऐसे आप मतलब फिगर बना लीजिए तो आपको जल्दी याद आ जाएगा। ऐसे पढ़ने में ना थोड़ा लगता है कि क्या लिखा हुआ है, तो आप बस ऐसे छोटा छोटा पॉइंट बना लीजिए। चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, अच्छा हाँ सही बोल रहे हैं, स्टेट के काउंसिल के भी हो गए और लेजिस्लेटिव असेंबली के भी हो गए, स्पीकर और राज्यसभा के राज्यसभा में भी क्या कहते हैं दोनों हो गए, प्रेसिडेंट गवर्नर तो हैं ही, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस हो गए और CAG हो गए। तो ये सेकेंड शेड्यूल के हिसाब से इनको ऐसे मिलता है। थर्ड शेड्यूल की बात करें कि ओथ और अफर्मेशन की बात करता है यहाँ पर, ठीक है। जो ओथ और अफर्मेशन दिलाई जाती है किसको किसको, थर्ड शेड्यूल के बेसिस पे दिलाई जाती है, ठीक। तो यूनियन मिनिस्टर जितने होते हैं इंडिया के, उनको दी जाती है। पार्लियामेंट इलेक्शन कमेटी कैंडिडेट जो होते हैं, इलेक्शन कैंडिडेट्स इलेक्शन कैंडिडेट्स की बात हो रही है पार्लियामेंट में, उनको दिया जाता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं उनको दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको इनके बेसिस पे दिया जाता है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को दिया जाता है। स्टेट मिनिस्टर्स को दिया जाता है। स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शन कैंडिडेट्स को दिया जाता है। स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर्स को दिया जाता है और हाई कोर्ट जजेस को दिया जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए एक चीज़ कि यहाँ पे बात कर रहा है पार्लियामेंट के जो ऐसे कैंडिडेट जो इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं उनको भी इसी शेड्यूल के बेसिस पे दिया जा रहा है, ठीक है। पार्लियामेंट इलेक्शन कैंडिडेट्स, ठीक, और इवन लेजिस्लेचर के भी बात हो रही है, ठीक। बाकी वही यूनियन मिनिस्टर हैं आपके, पार्लियामेंट मतलब कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP हैं, MLA हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, ठीक, और स्टेट मिनिस्टर हैं और CAG हैं। इन लोग को थर्ड शेड्यूल के बेस पे ओथ एंड अफर्मेशन दी जाएगी। फोर्थ शेड्यूल क्या कहता है, इट कंटेन द प्रोविज़न इन रिलेशन टू एलोकेशन ऑफ सीट्स जो फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा में जो क्या कहते हैं एलोकेशन होता है सीट्स का, वो क्या कहते हैं स्टेट से या फिर यूनियन टेरिटरी से, वो फोर्थ शेड्यूल के बेस पे होता है। फिफ्थ शेड्यूल क्या कहता है, इट कंटेन्स प्रोविज़न इन रिलेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब, ठीक। तो फिफ्थ शेड्यूल में बोला जाता है कि ये क्या करता है, प्रोविज़न कंटेन करता है किसके रिस्पेक्ट में, रिलेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन भी करना है और कंट्रोल भी करना है, किसका करना है, शेड्यूल्ड एरिया का और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का एंड ट्राइब्स। तो जब आप इनका कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल करोगे तो किस बेसिस पे करोगे, फिफ्थ शेड्यूल के बेसिस पे करोगे। और सिक्स्थ शेड्यूल में क्या है कि जो तामीमी स्टेट्स हैं, मतलब त्रिपुरा, मेघालय और त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिज़ोरम, तामेमी स्टेट बोलते हैं इनको, तामेमी, ये जो स्टेट हैं ये सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर में आते हैं। ये प्रोविज़न इन रिलेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिज़ोरम, इसमें की बात कर रहा है। क्या कह रहा है कि कंटेन करता है प्रोविज़न सिक्स्थ शेड्यूल रिलेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, मतलब रिलेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया तामेमी स्टेट में। और तामेमी स्टेट को छोड़ के जितना भी है वो सब फिफ्थ शेड्यूल में आ जाएगा, ठीक, समझ गए। तामेमी स्टेट को छोड़ के बाकी सब फिफ्थ शेड्यूल में आ जाएगा। तो पाँचवा छठवां शेड्यूल हो गया, आपको समझ में आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज़, ठीक। अभी पाँचवें में बात कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज़ और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन छठे में बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज़
इन द स्टेट्स ऑफ तामीमी, और इसको छोड़ के बाकी सब इसमें आ जाते हैं। ठीक, 7 शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। देखिए 7 शेड्यूल किस बारे में बात करता है? द शेड्यूल डील्स विद द 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट। कौन कौन सी बात करता है? यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यहाँ मैं लिखना भूल गया, चलिए मैं बता देता हूँ आपको। ठीक, 1 मिनट, चलिए जरा सा डिस्कस कर लेते हैं कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं। देखिए जो यूनियन लिस्ट है ना, 1 मिनट, यूनियन लिस्ट सेंटर को एम्पावर करता है ऐसे सब्जेक्ट पे जो सिर्फ जो पूरे देश में सेंटर अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए कितने उसमें सब्जेक्ट इन्वॉल्व हैं इस समय? प्रेजेंटली 100 सब्जेक्ट हैं यूनियन लिस्ट में। स्टेट लिस्ट वो सब्जेक्ट होते हैं जिसका ऑथराइजेशन सिर्फ स्टेट के पास होता है। ठीक, ऑथराइजेशन सिर्फ स्टेट के पास होता है। और ऐसे कितने सब्जेक्ट हैं स्टेट के पास? लगभग 61 इस समय है, 61। इवन इन कॉन्करेंट लिस्ट जो होता है जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों के पास ऑथराइजेशन होता है उन सब सब्जेक्ट पे लॉ बनाने का जो दोनों डील कर रहे होते हैं साथ में। लेकिन अगर मान लीजिए कोई हेल्थ पे स्कीम स्टेट ने बना दी, ठीक, स्टेट ने हेल्थ पे स्कीम बना दी, तो हेल्थ इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट। अगर इस क्या कहते हैं सेंटर ने भी, यूनियन ने भी क्या कहते हैं कोई स्कीम बनाई, तो यूनियन का जो स्कीम है ना वो प्रिवेल कर जाएगा कंकरेंट लिस्ट के केस में। ठीक है, बनाई हुई है पहले से, तो ठीक है। तो कितने इस तरह से लिस्ट हैं? 52 लिस्ट हैं, इस तरह से सब्जेक्ट हैं। तो यूनियन में आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट सिचुएशन में कितने आपके सब्जेक्ट हैं? 100 हैं, स्टेट में 61 हैं और कंकरेंट में 52 हैं। इनिशियली कितने थे? इनिशियली भी पूछ लेता है कभी कभी। 97 यूनियन में थे, 97, 66 आपके क्या कहते हैं स्टेट लिस्ट में थे, और कंकरेंट में आपके 47 थे। ठीक है, इस तरह से आपको पढ़ना होगा। अब बात करते हैं 8 शेड्यूल की। ओके, ए शेड्यूल डील करता है आपके 22 ऑफिशियल लैंग्वेज से रिकॉग्नाइज की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कौन कौन सी लैंग्वेज जो हैं बाद में ऐड की गई। ठीक है, किस अमेंडमेंट के थ्रू। ओके, सॉरी, चलिए ओके, इसको ऐसे रहने दें, इरेज कर देते हैं, फिर से लिख देंगे। ओके, तो अगर हम देखें 8 शेड्यूल बात करता है आपका ऑफिशियल लैंग्वेजेस की, जो 22 लैंग्वेज हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करता है। 22 लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, अब ये पहले तो 22 थी नहीं। ठीक, पहले तो 22 थी नहीं, पहले कितनी थी? इनिशियली 14 लैंग्वेजेस थी, 14 थी। बाद में 8 लैंग्वेजेस को जोड़ा गया। 8 लैंग्वेजेस में कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं जो किस अमेंडमेंट के थ्रू आई? 8 लैंग्वेज। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1967 में, जिसके थ्रू सिंधी जोड़ी गई, सिंधी इसके थ्रू जोड़ी गई। ठीक है, उसके बाद आपका होता है 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कब हुआ? 1992 में हुआ। इसके द्वारा कौन कौन सी लैंग्वेज जोड़ी गई? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, 3 लैंग्वेज जोड़ी गई, सी, कोमानी, बोडोमासा। ओके, फिर उसके बाद हुआ आपका अमेंडमेंट 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कब हुआ ये? आपका हुआ 2003 में। इसके थ्रू आपका बोडोमासा, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली ये जोड़ी गई। ठीक है, ये लैंग्वेज इसके थ्रू जोड़ी गई।
और उड़िया जो थी ना, उड़िया, पहले उसको उड़िया बोला जाता था, उड़िया बोला जाता था। तो 96 कॉन्स्टिट्यूशन जब अमेंडमेंट एक्ट हुआ ना, 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, वहाँ पे जो उड़िया थी ना, उड़िया बिकम्स उड़िया, ठीक, बस नाम का वो हो गया था, लेकिन जो नई लैंग्वेज जोड़ी गई थी यही है आपकी। देखिए इसको याद करने का तरीका यही है, सी सिंधी को मा ने बोडो मासा, बोडो मासा, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ठीक, इस तरह से याद रखिएगा। ओके, ये 8 शेड्यूल था, 8 शेड्यूल में इस तरह से लैंग्वेज आई। ओके, ये बाद में और डिस्कस होगा, अभी और अब डिस्कस करते हैं। ओके, 9 शेड्यूल की बात करते हैं। 9 शेड्यूल जो हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1951, उसके थ्रू आया था, क्योंकि लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, ठीक है। इट डील्स विद द स्टेट एक्ट एंड रेगुलेशन ऑफ दैट डील विद लैंड रिफॉर्म। देखिए लैंड रिफॉर्म एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, जमींदारी के एबोलिशन से भी संबंधित था। ऑल्सो डील्स विद द एक्ट एंड रेगुलेशन ऑफ पार्लियामेंट डीलिंग विद अदर मैटर्स। ओके, बात करते हैं 10 शेड्यूल के बारे में। देखिए क्या हुआ था ना, जब 9 शेड्यूल आया था उसके बाद एक केस है 2007 का IR कोहेलो केस, ठीक है, वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया था ना कि लॉज इंक्लूड इन 9 शेड्यूल आफ्टर अप्रैल 24, 1973 आर नाउ ओपन फॉर जुडिशियल रिव्यू। मतलब क्या है कि देखिए 9 शेड्यूल एक ऐसा शेड्यूल बना दिया गया था कि इसमें जो भी लॉ डाल दिए जाते थे वो जुडिशियल रिव्यू के लिए जा ही नहीं सकते थे, और वो जो बन गए वो परमानेंट हो गए, ठीक है। इसीलिए देखिए आपको तमिलनाडु में आपको देखिएगा 69% रिजर्वेशन का केस दिखता है, ठीक है, ये भी तमिलनाडु ने डाल दिया था 9 शेड्यूल में, तो ये परमानेंट हो गया, ठीक। तो जुडिशियल रिव्यू के लिए IR कोहेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु क्या कहते हैं केस था, उसमें ये बोला गया 2007 में कि जो भी केस 24 अप्रैल 24 अप्रैल 1973 के बाद 9 शेड्यूल में डाला जाएगा ना, उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। अगर मान लीजिए वो वायलेट कर रहे हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को, तो उसको नल एंड वॉइड कर देगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक। ये था आपका। ओके, चलिए हाँ 10 शेड्यूल के बारे में देखते हैं। इट कंटेन्स प्रोविजन रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। मतलब कि ऐसे जो कहते हैं मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के या फिर लेजिस्लेचर के, जो क्या कहते हैं मतलब कि अपना सीट को चेंज कर लेते हैं, एंटी डिफेक्शन करते हैं, लॉ ये इसी मतलब कि अपनी सीट्स को बदल लेते हैं अपने पार्टी को, हाँ, तो उसके लिए ये लॉ लाया गया, 10 शेड्यूल लाया गया, और ये 1985 में आया था, ठीक है, 1985 में फ्रॉम 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक, उसके थ्रू आया था, इसको रखा गया था मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में। और यहीं से एक कॉन्सेप्ट ना, इसके पहले एक कॉन्सेप्ट आया था, आया राम गया राम, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए बहुत ज़्यादा चला था उस समय, ठीक है, कि लोग कहते हैं पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते थे, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी को बहुत बड़ा खतरा था, इसलिए ये क्या कहते हैं आपका लाया गया था 10 शेड्यूल। 11 शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। प्रोविज़न क्या करता है किस बारे में, पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंचायत। इसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और ये शुरू कहाँ से होता है, 243 आर्टिकल 243 से 240G तक, ठीक है। 12 शेड्यूल की बात करते हैं, ये म्यूनसिपालिटी के बारे में बात करता है, पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनसिपालिटीज़ के बारे में बात करता है, और ये इसमें 18 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, 18 सब्जेक्ट्स हैं, और इस कहते हैं 18 सब्जेक्ट, ओके, ठीक है। तो ये था हमारा 12 शेड्यूल, जिसके बारे में हम लोगों ने जाना डिटेल से। अब आपको समझ में आया होगा कैसे पढ़ना है इसको, ठीक है। इसका शॉर्ट एंड क्रिप्स ये बोल सकते हैं कि पहले आर्टिकल मतलब शेड्यूल 1 क्या बोलता है, इसको बता देते हैं। देखिए शेड्यूल 1 आप सीधे जानिए, नेम और टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बात करता है, ठीक है, नेम और टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बात करता है, किसके, स्टेट और यूनियन टेरिटरी के। सेकंड शेड्यूल क्या करता है, अलाउंसेस के बारे में बात करता है, प्रिविलेजेस के बारे में बात करता है, इमोल्यूमेंट्स के बारे में बात करता है, और किसके किसके बारे में बात करता है, आप यहाँ पे देखिए, प्रेसिडेंट, गवर्नर, फिर उसके बाद स्पीकर राज्यसभा, स्पीकर मतलब स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी स्पीकर, फिर राज्यसभा के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन,
फिर स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब कि जो स्टेट की काउंसिल होती है उसमें, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती हैं। और उसके बाद जो क्या कहते हैं आपका सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जजेस के एमॉल्डमेंट्स के बारे में बात करता है, ठीक। इसी तरह थर्ड शेड्यूल के बारे में हम लोगों ने देखा, जिसमें हमने देखा था कि ओथ एंड अफर्मेशन की बात की जा रही थी, ठीक। यूनियन मिनिस्टर पार्लियामेंट इलेक्शन, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है। ओके, बात करते हैं सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। ये कहाँ से लिया गया है? पहली बात तो हम लोग देख लेते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 35 से क्या लिया गया है, ठीक है। वेट अ मिनट, आइए पहले देख लेते हैं कि हमारे 1935 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उससे क्या क्या लिया गया था। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करते हैं। फेडरल स्कीम ली गई थी, ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया गया था, जुडिशरी का सिस्टम भी कॉन्सेप्ट यहीं से लिया गया था, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविज़न और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल, ये सब चीज़ें यहाँ से ली गई थी, ठीक है। यूएस से क्या लिया गया था? फंडामेंटल राइट अब पढ़ते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, अभी मैंने आपको बताया था इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताया था क्योंकि उसका वाइडर कॉन्सेप्ट है। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी आपका लिया गया, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट जजेस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट भी आपका यूएस से लिया गया है, ठीक। फिर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के, देख लेते हैं। कंकरेंट लिस्ट कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये कहाँ से लिया गया है? आपका ऑस्ट्रेलिया से। जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अच्छा, ये बताइए जो जॉइंट सिटिंग है ये कौन बुलाता है और कौन प्रिसाइड करता है, ठीक है, जो पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग। अभी आपने पढ़ा नहीं, इसलिए मैं बता देता हूँ। प्रेसिडेंट समन करता है, मान लीजिए कोई भी क्या कहते हैं बिल है वो पास नहीं हो पा रहा है, तो प्रेसिडेंट समन करता है कि जॉइंट सेशन बुलाओ, और उसको प्रिसाइड कौन करता है? स्पीकर करता है लोकसभा का, ठीक। कनाडा से फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक, ये याद रखिएगा। वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर जो है सेंटर के पास रहती है, ये लिया गया है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय स्टेट सेंटर, ठीक है, स्टेट गवर्नर जो होते हैं आपके स्टेट में बनाए जाते हैं सेंटर के द्वारा, वो कनाडा से लिया गया है इसका। एडवाइजरी यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहाँ से लिया गया है? ये आपका कनाडा से लिया गया है। तो अगर मैं बात करूँ रेसिड्यूरी पावर की, तो रेसिड्यूरी पावर वो पावर होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो वो सब क्या कहते हैं उस समय मौजूद नहीं थे, ठीक है, जैसे रेसिड्यूरी लिस्ट बोलते हैं इसको एक तरह से, ठीक है। इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे इंटरनेट कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो तब था नहीं, तो उसको किस लिस्ट में डालते हैं? यूनियन, स्टेट, कंकरेंट, जब जानते ही नहीं थे तो किसी लिस्ट में डाल नहीं सकते थे। तो इंटरनेट की बात हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, आजकल जितनी भी चीज़ें नई आ रही हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के समय नहीं थी, उनको रेसिड्यूरी लिस्ट में डाल दिया जाता है। और ये रेसिड्यूरी लिस्ट जो है ना, कौन हैंडल करता है? ये यूनियन गवर्नमेंट करती है, ठीक है, तो सेंट्रल पास पावर होती है इसकी। आयरलैंड से क्या लिया हमने? डीपीएस पे लिया है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेथड ऑफ इलेक्शन, ठीक है, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट लिया है हमने, कहाँ से? आयरलैंड से, ओके। हम बात करते हैं जापान की। जापान से हमने क्या लिया है? जापान से हमने प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लिया है, ठीक है। ड्यू प्रोसेस, जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है वो हमने क्या से लिया? जापान से लिया है, मैंने शायद शुरुआत में थोड़ा सा गलत बोल दिया था एक जगह पे, जहाँ मैंने यूके बोल दिया था, जापान होगा। ये एक तरह से नेगेटिव कॉन्सेप्ट बोला जाता है इसको, क्योंकि इसमें इस्टेब्लिश प्रोसीजर दे दिया जाता है लॉ के इस्टेब्लिशमेंट के, और उसी के बेस पे रूल मतलब कि लॉ को डिफाइन किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट देती है। लेकिन मेनका गांधी का केस जब मैंने बताया था उसमें मैंने गलती कर दी थी थोड़ा सा, कि मैंने प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ जो था वो मैंने बता दिया था शायद ब्रिटिश से, लेकिन जापान से है, ठीक है। तो मेनका गांधी के केस जो था उसमें क्या बोला गया था कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी आपसे जो कोर्ट है वो देखेगी कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है,
क्यों फंडामेंटल राइट वायलेशन तो नहीं हो रहा है, ठीक है। सोवियत यूएसएसआर, अब जो रशिया है यहाँ से क्या लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और आइडियल ऑफ जस्टिस लिया गया है, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन द प्रियम्बल। यूके से हमने क्या लिया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया, ये रूल ऑफ लॉ भी यूके से ही लिया है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर भी हमने यूके से लिया है, सिटीजनशिप भी यूके से लिया है हमने, और कैबिनेट सिस्टम भी हमने यूके से ही लिया है। प्रीरोगेटिव रिट्स जो है, रिट्स हैवियस कॉर्पस एचएमपी सीक्यू, ये हमने कहाँ से लिया है, यूके से लिया है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कहाँ से लिया है हमने, यूके से लिया है। बाई कैमरलिज्म भी हमने यूके से लिया है, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। ओके, जर्मनी से हमने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट दिया ड्यूरिंग इमरजेंसी के समय जो सस्पेंशन किया जाता है फंडामेंटल राइट्स का, वो हमने जर्मनी से लिया है। फ्रांस से हमने क्या लिया, रिपब्लिक लिया है, और आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, देखिए मैंने आपसे पूछा था यहाँ पर दे दिया। और अच्छा पूछा नहीं था, अब पूछ रहे हैं, चलिए ठीक है। साउथ अफ्रीका से हमने लिया है अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, साउथ अफ्रीका से लिया है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ क्या कहते हैं सोर्सेज जहाँ से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं, ठीक है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब थोड़ा क्रिटिसिज्म देखते हैं, लास्ट टॉपिक है, इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए बोला जाता है, क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बोरोड है, हमने बोरो किया हुआ है, ठीक है। तो या फिर बोला जाता है बैग ऑफ बोरिंग्स बोला जाता है, हॉच पॉच बोला जाता है, पैच वर्क बोला जाता है। तो इसके लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आंसर भी दिया है, वन लाइक्स टू आस्क वेदर देयर आर कैन बी एनीथिंग न्यू इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड एट दिस आवर इन हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। आंसरिंग दिस क्रिटिसिज्म कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डॉक्टर अम्बेडकर सेड दैट वन लाइक्स टू आस्क वेदर देयर कैन बी एनीथिंग न्यू इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड एट दिस आवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि उस समय कुछ और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा सकता है, इतना टाइम है, आपको फ्रेम करना है। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने आंसर दिया था, बढ़िया। एक कार्बन कॉपी ऑफ द 1935 एक्ट, देखिए हमारा जो स्ट्रक्चरल जो प्रोसीजर है वो हमारा पूरा 1935 से लिया गया है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स द राइटर द कॉन्स्टिट्यूशन इनकॉर्पोरेटेड ए लार्ज नंबर ऑफ क्लॉजेस, बहुत सारे क्लॉजेस दिए गए हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 into Indian Constitution. As a result, Constitution is referred to as a कार्बन कॉपी बोला जाता है ऑफ 1935 एक्ट और अमेंडमेंट वर्जन ऑफ 1935 एक्ट। देखिए प्रोफेसर एन श्रीनिवासन बोलते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ इन लैंग्वेज एंड सब्सटेंस ए क्लोज कॉपी ऑफ एक्ट ऑफ 1935। ये याद रखिए, पूछ सकते हैं स्टेटमेंट डाल के। आइवर जेनिंग्स बोलते हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स डायरेक्टली फ्रॉम द 1935 एक्ट फ्रॉम विच मैनी ऑफ इट्स प्रोविजन आर कॉपीड ऑलमोस्ट टेक्चुअली, मतलब कॉपी कर लिए गए हैं। पी आर देशमुख बोलते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन इज एसेंशियली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विद ओनली अडल्ट फ्रेंचाइजीज एडेड, ठीक है। चलिए, एक बोला जा रहा है कि एक अन इंडियन और एंटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। अनदर क्रिटिसिज्म यही हुआ कि बोला गया कि ये अन इंडियन है फिर एंटी इंडियन है, डज नॉट रिफ्लेक्ट द पॉलिटिकल ट्रेडिशन ऑफ एंड स्पिरिट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशंस फॉरेन नेचर है, मेड अनसूटेड फॉर इंडियन कंडीशन, अनवर्केबल इन इंडिया। के हनुमंत वाले कहते हैं कि ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के हैं, वो कमेंट करते हैं कि वी वांटेड द म्यूजिक ऑफ वीणा और सितार बट हियर वी हैव म्यूजिक ऑफ एन इंग्लिश बैंड, दैट वाज बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वर एजुकेटेड दैट वे, इसलिए क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं उस तरह से वो पढ़े लिखे हैं। लोकनाथ मिश्रा कहते हैं मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, स्लैविश इमिटेशन ऑफ द वेस्ट है, मस्ट मोर ए स्लैविश सरेंडर टू वेस्ट, ठीक। लक्ष्मी नारायण साहू कहते हैं मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैं, द आइडियल ऑफ विच दिस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड हैव नो मैनिफेस्ट रिलेशन टू द फंडामेंटल स्पिरिट ऑफ इंडिया, मतलब कि कोई मैनिफेस्ट रिलेशन है ही नहीं फंडामेंटल स्पिरिट ऑफ इंडिया से। दिस कॉन्स्टिट्यूशन वुड नॉट प्रूव सूटेबल एंड वुड ब्रेक डाउन सून आफ्टर बीइंग ब्रॉट इनटू ऑपरेशन। देखिए ऐसा हुआ तो नहीं, क्रिटिसाइज़ करना काम था लोगों का, करते थे, ठीक है। बोला गया कि एक अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये उस समय बोले होंगे बिकॉज इट लैक्स द आइडियोलॉजी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ महात्मा गांधी द फादर ऑफ इंडियन नेशन, ठीक है।
बिलीव दैट द कॉन्स्टिट्यूशन शुड हैव बीन बेस्ड ऑन विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जो मानते थे कि विलेज जो कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड होना चाहिए वो होना चाहिए विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत पे बेस्ड होना चाहिए। के हनुमंत थैया कहते हैं कि दैट इज़ एग्जैक्टली द काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन महात्मा गांधी डिड नॉट इन्वेस्टाइज, ठीक है। दिस लैप्स अकॉर्डिंग टू टी प्रकाशम ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was caused by Ambedkar's non-participation in Gandhian movement and his hostility to Gandhian belief। मतलब कि इन्होंने कह दिया कि टी प्रकाशम ने कह दिया कि गांधीयन के मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया और हॉस्टाइल थे काफ़ी गांधी के बिलीफ के लिए, ये दिखाता है ये कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इस वजह से ऐसा बना है। तो ये थे कुछ हमारे क्रिटिसिज्म थे हमारे फीचर्स से, जो कॉन्स्टिट्यूशन के उसके कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स के कुछ क्रिटिसिज्म थे, कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ मेंबर्स ने क्या क्या कहा है, ये सब हमने देखा, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज का लेक्चर जो है 3rd चैप्टर था हमारा सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फिनिश किया है। और अच्छा अभी है, चलिए आइए देखते हैं। अच्छा एलिफेंट साइज़ है, ये मैं तो ध्यान ही नहीं दिया, एलिफेंट साइज़ है, काफ़ी बड़ा है, लॉन्गेस्ट है, 1947 से 1950 लगभग 1,45,000 वर्ड हैं, 395 आर्टिकल उस समय थे, अभी भी बढ़ता चला ही जा रहा है। तो एच.वी. कामत कहते हैं कि द एम्बलम एंड द क्रेस्ट दैट वी हैव सेलेक्टेड फॉर आवर असेंबली इज़ एन एलिफेंट। तो आप उस समय एम्बलम जो बनाया गया था आपने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के लिए बनाया गया, वो एलिफेंट को ही बनाया गया था। इट परहैप्स इज़ कॉन्सोनेंस विद दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के से कॉन्सोनेंस करता है, मिलता है एकदम से। कि बल्किएस्ट है दैट द वर्ल्ड हैज़ प्रोड्यूस, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमने प्रोड्यूस किया है। पैराडाइज ऑफ लॉयर है, ठीक है, सर आई.वी. जेनिंग कहते हैं कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है लॉयर पैराडाइज है। H.K. महेश्वरी कहते हैं मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑब्जर्व द ड्राफ्ट ट्रेंड्स टू मेक पीपल मोर लिटिगियस, मोर इंक्लाइंड टू गो लॉ कोर्ट्स, लेस ट्रूथफुल एंड लेस लाइकली टू फॉलो द मेथड ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। मतलब यही है कि देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया बहुत ही ज़्यादा लॉयर्स के पैराडाइज हो गया। आज भी आप देखिए कि आम लोग जो है लॉ की लैंग्वेज को समझ ही नहीं पाते हैं, ठीक है, लॉ की लैंग्वेज को समझ नहीं पाते हैं, तो वो लॉयर्स के पास जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इसी तरह से केस बढ़ते चले जाते हैं। तो एक आम भाषा में लोगों को समझाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं, ये बोला जा रहा है। ये कुछ पॉइंट से मैं बहुत सहमत हूँ। आपकी क्या राय है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इफ़ आई मे से सो द ड्राफ्ट लॉयर इज़ पैराडाइज, इट ओपन्स वास्ट एवेन्यूज़ फॉर लिटिगेशन एंड विल गिव our able to igneous lawyers plenty work to do. The critics felt that the Constituent Assembly was dominated by lawyers, politicians. They argued that other aspects of society were not adequately represented. This they believe is the primary cause for constitutional volume, and this they believe that this is a primary cause for constitutional volume and compilation of languages के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इस तरह से हमारा सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होता है। आपको अगर लेक्चर समझ में आया है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सुनने कीजिए और एक पेन कॉपी लेके बैठिए, आपको समझ में आएगा कहाँ पे मैंने क्या बोला, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और तुरंत आप उसको लिखिए, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉल होगा, जितना ज़्यादा आप रिकॉल करेंगे, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे सुनेंगे, उतना जल्दी आपके लक्ष्मीकांत तैयार होगा और आप लक्ष्मीकांत इतनी ईजिली हैंडल करने लगेंगे कि आपको एग्जाम के समय वो आपके लिए शॉर्ट नोट्स की तरह वर्क करने लगेगा। और एक तरह से आप याद रखिए लक्ष्मीकांत ही आपकी पॉलिटी की शॉर्ट नोट्स है, और जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आप जो कॉपी बनाए हैं ना वो बहुत शॉर्ट हो गई है, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, प्रीएम्बल के साथ। और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए और लेक्चर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए ज़रूर से कि क्या करना चाहिए मुझे इम्प्रूवमेंट के लिए। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा, उसके पहले स्टडी क्लोज में आपको क्या कहते हैं, अगर आप यूपीएससी और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, इवन यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप स्टडी क्लोज आपके लिए लाया है बहुत अच्छे कोर्सेज़, ठीक है, स्मार्ट कोर्सेज़ हैं जो आप क्या कहते हैं बहुत ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं और बहुत कम दाम पे। मार्केट में बहुत ज़्यादा फीस है, आप जानते ही हैं, कोचिंग की बहुत ज़्यादा होती है, तो आप इसको ईजिली अवेल कर सकते हैं और बहुत अच्छे मेंटोरशिप मिलेगी आपको इसमें।
और इस ऐप को आप इस गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इवन आपको कोई क्वेरी है ना तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आपको कुछ करना नहीं है, आप अगर स्टडी ग्रोज के इस ऐप पे जाएंगे आपको कोर्सेज दिखेंगे और बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। आपको यूज़ करना है अनुराग कोड और आपको लगभग 25% का डिस्काउंट मिलेगा इस कोर्सेज पे, इनके कोर्सेज पे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि बताइए कि क्या मैं करूं नया कुछ। ठीक है, थैंक यू।